बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ सामीईन किराम, उर्दू वॉइस ज़ोन पर आप सभी को खुश आमदीद। आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ उसका उन्वान है नामुराद। ये कहानी मलिक सफदर हयात की डायरी से माखूज है। कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज अ न्यू यूट्यूबर हमारी सपोर्ट करें। शुक्रिया। क़याम पाकिस्तान को भी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। मुझे अच्छी तरह याद है वो रमज़ान का आखिरी अशरा था। ताक रातों में शब बेदारी का सिलसिला जारी था। मस्जिदें आबाद और लोगों के दिल खुशियों से मामूर थे। वो इस माह मुबारक की रहमतों और फजीलतों से भरपूर इस्तिफादा कर रहे थे, मगर कुछ बदबख्त ऐसे भी थे जो इस ज़रूरी मौके से फ़ायदा उठाने के बजाय अपने नामा अमाल की स्याही को मज़ीद गहरा करने में मसरूफ़ थे। उस रोज़ सुबह ही से मेरी तबीयत नासाज थी। मैं थाने से भी जल्दी उठाया था और तरावी की अदायगी के लिए मस्जिद में नहीं जा सका था। इशा की नमाज के बाद मैं अपने क्वार्टर में बिस्तर पर लेटा आराम कर रहा था कि दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे चौंका दिया। यकीनन कोई अहम मामला दरपेश था, वरना मैं शबीना ड्यूटी वाले अमले को अच्छी तरह समझाया था कि इंतहाई नागज़ीर हालात में मुझे बुलाया जाए। उस वक्त भी मुझे अच्छा खासा बुखार था। मैंने बिस्तर छोड़ा और सहन को अबूर करके अपने क्वार्टर का बैरूनी दरवाज़ा खोल दिया। सामने हवलदार खड़ा था। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। मैंने सवालिया नज़र से उसे देखा और पूछा, क्या बात है सूबे खान? वो इस तरारी लहजे में बोला, आपको बेआराम करने के लिए माज़रत चाहता हूँ मलिक साहब, लेकिन मामला ही कुछ ऐसा है कि आपको चलना होगा। ऐसा क्या हो गया है? मैंने इस्तफसार किया। वो बोला, मोहल्ला बख्तेवाला में डकैती की वारदात हो रही है। डकैती की वारदात हो रही है? मैंने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम कहना क्या चाहते हो सूबे खान? वारदात हो रही है से तुम्हारी क्या मुराद है? जनाब मलिक साहब, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। हवलदार सूबे खान उलझन आमेज लहजे में बोला। उधर थाने में एक बंदे ने इतला दी है कि उसके पड़ोस में डकैती हो रही है। ये मोहल्ला बख्तेवाला से आया है। आप कहें तो मैं फजलदीन नामी इस शख्स को यहीं आपके पास ले आता हूँ। मैं अपनी खराब तबीयत को चश्मे ज़दन में भूल गया था। मोहल्ला बख्तेवाला मेरे थाने से ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने हवलदार से पूछा, फजलदीन ने अपने घर का पता क्या बताया है? हवलदार ने मुझे मज़कूरा एड्रेस समझा दिया। वो गली मेरी देखी हुई थी। मैं पहले भी एक दो मरतबा इस तरफ जा चुका था। मैंने हवलदार को मुखातिब करते हुए कहा, तुम फौरन 2 सिपाहियों को साथ लेकर मौके वारदात पर पहुंचो। मैं भी तैयार होकर तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। सूबे खान जाने लगा तो मैंने कहा, और हाँ, अगर तुम चाहो तो ज़्यादा सिपाहियों को ले जाओ। पता नहीं वहाँ क्या सूरत हाल पेश आ जाए। जरा होशियारी से हर कदम उठाना। डाकुओं का कुछ भरोसा नहीं होता। जब इनकी जान को खतरा दरपेश हो तो वो घर के अफराद को यरगमाल बनाने की भी कोशिश करते हैं, और बाद औकात तो एक आध बंदा फड़काने से भी गुरेज नहीं करते। जो लोग बरकतों और रहमतों वाले इस मुकद्दस महीने में डकैती जैसे मकरूह फेल से बाज नहीं रह सके, उनसे कुछ भी बैद नहीं है। हाँ, फिक्र ना करें जनाब, मैं बहुत एहतियात से काम लूंगा, सूबे खान ने पुरयकीन लहजे में कहा और रुखसत हो गया। हवलदार के जाने के बाद मैंने जल्दी जल्दी अपनी वर्दी पहनी, सर्विस रिवॉल्वर को हॉल्स्टर में उड़सा और बख्तेवाला जाने के लिए रवाना होने से पहले थाने में झांक लिया। मुझ पर नजर पड़ते ही ASI असलम बाजवा ने मुझे सल्यूट किया और मौदब लहजे में बताया, मलिक साहब, आपके हुक्म के बमौजिब हवलदार 4 सिपाहियों के साथ बख्तेवाला जा चुका है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके साथ चलता हूँ। अरे यार, ये बुखार क्या अहमियत रखता है। मैं थाने से बाहर निकल आया। तुम थाने ही में रुको, मैं भी इन डाकुओं को आहिनी जेवर पहनाकर थाने ला रहा हूँ। फिक्र की कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल फिट हूँ। ASI ने बहस मुनासिब न समझी और वापस थाने की इमारत की तरफ चला गया। कुछ ही देर बाद मैं मोहल्ला बख्तेवाला में मौजूद था, लेकिन उस वक्त तक बिसात लिपट चुकी थी। बल्कि ये कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि जब हवलदार 4 सिपाहियों को लेकर जाए वारदात पर पहुंचा, उस वक्त तक डाकू अपना काम करके वहां से 9-11 हो चुके थे। मैं जब मज़कूरा मकान पर पहुंचा तो एक रूह फरसा खबर मेरी मुंतज़िर थी। डाकू अपना काम तो कर ही गए थे, लेकिन जाते जाते साथ उस घर की एक जवान लड़की को भी उठाकर ले गए थे।
सफिया नामी मस्कूरा लड़की की उम्र 18 साल के लगभग थी और ईद के बाद इसकी शादी होने वाली थी। डाकुओं की तादाद 2 बताई गई, जो सफिया के कपड़े, जेवरात और खुद इसे भी उठाकर ले गए थे। वो दोनों घोड़ों पर वहां पहुंचे थे, जिन्हें उन्होंने मकान के अकब में बांध रखा था। सफिया के घर का एक दरवाजा अगबी जानिब पे खुलता था। डाकुओं ने राह फरार इख्तियार बाल्फाज दीगर वापसी के लिए वही दरवाजा इस्तेमाल किया था। ऐसा लगता था जैसे वो इस घर से अच्छी तरह वाकफियत रखते थे, क्योंकि जिस वक्त मोहल्ले के अफराद घर के बैरूनी दरवाजे पर जमा डाकुओं से निपटने की सलीबे सोच रहे थे, डाकू निहायत खामोशी से पिछली जानिब से घोड़ों पर सवार होकर वहां से निकल गए थे। घर के अंदर एक कोहराम पपा था। सफिया की वालदा की हालत खासी नागुफ्ताबा थी। वो बार बार बेहोश हो रही थी। इस घर में सिर्फ 3 अफराद रहते थे, मखफिया सफिया, इसकी वालदा जीनत बीबी और वालिद कादिर बख्श। सफिया इनकी इकलौती औलाद थी। मुझे बताया गया कि ईद के बाद उसकी शादी तय थी। सफिया की शादी मलिक अरशद नामी एक नौजवान से होना थी, जो बागबानपुरा का रिहायशी था और कपड़े की एक फैक्ट्री में काम करता था। हवलदार सूबे खान अपनी नाकामी पर खासा झंझलाया हुआ था। हालांकि ये इसकी नाकामी नहीं थी। अगर उसकी मौजूदगी में डाकू लड़की को उठाकर फरार होते तो उसे कसूरवार ठहराया जा सकता था। सूबे खान ख्वाह मखा इस वाक़ये का बहुत ज्यादा असर ले रहा था। मैं इसे एक तरफ ले गया और इसके जज्बात को ठंडा करने के बाद मैंने 2 सिपाहियों को वापस थाने भेज दिया। फिर मैंने सबसे पहले मौके वारदात का तनकीदी जायजा लिया। वो 2 कमरों पर मुश्तमिल एक आम सा मकान था। दोनों कमरे मकान के पिछले हिस्से में वाक़े थे। उनके आगे सहन था और फिर बैरूनी दरवाजा था। 2 कमरों में से एक का दरवाजा मकान के अगबी जानिब पे खुलता था। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि डाकू उसी दरवाजे से फरार हुए थे। मखविया के वालिद कादिर बख्श की ज़बानी मुझे मालूम हुआ कि सफिया उसी कमरे में थी जिसका दरवाजा घर के पिछवाड़े खुलता था। मौके वारदात का तफसीली नक्शा तैयार करने के बाद मैं वहां से मौजूद अफराद के बयानात कलम बंद करने लगा। इस कार्रवाई में रात के तकरीबन 10 बज गए। एक बात का जिक्र करना मैं भूल गया। दोनों कमरों के आगे एक वसी बरामदा था और बावर्ची खाना, बाथरूम वगैरह भी सहन में ही बने हुए थे। सहन में जामन या गालिबन आम का एक पेड़ भी इस्तादा था, जिसके नीचे 2 बकरियां बंधी हुई थीं। सबसे पहले मैंने कादिर बख्श के पड़ोसी फजलदीन का बयान नोट किया। ये वही शख्स था जिसने थाने आकर इस वारदात की इत्तला दी थी। फजलदीन की उम्र लगभग 40 साल रही होगी। पेशे के एतबार से वो एक दुकानदार था। मोहल्ले के बाजार में इसका करियाना स्टोर था। मैंने उसके ज़रूरी कवाइफ नोट करने के बाद पूछा, फजलदीन, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे पड़ोस में 2 डाकू घुसे हुए हैं? जनाब मलिक साहब, वो खनकार कर गला साफ करते हुए बोला, मैं अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ आ रहा था। मैंने कादिर बख्श के घर के अकब में 2 घोड़े बंधे हुए देखे तो मुझे हैरत हुई। जब मैं अपनी गली में दाखिल हुआ तो 2 ढाटा पोश अफराद को कादिर बख्श के दरवाजे पर देखकर चौंक उठा। फिर इससे पहले कि मैं इनके करीब पहुंचता, वो दोनों घर के अंदर दाखिल हो चुके थे। गालिबन उन्होंने पहली दस्तक दी होगी। फिर जैसे ही दरवाजा खुला होगा, वो भुर्रा मार कर अंदर दाखिल हो गए। मैंने पूछा, इसके बाद तुम फौरन थाने चले आए हमें इत्तला देने? नहीं जनाब, मैं फौरन थाने नहीं आया, बल्कि मैंने पहले अपने तौर पर तस्दीक करने की कोशिश की। क्या मतलब है तुम्हारा? फजलदीन ने बताया, मलिक साहब, मैं इन दोनों को देखकर शक में मुब्तला हो गया था। अगर उनके चेहरों पर ढाटे ना लगे होते तो शायद मेरा इस तरफ ध्यान भी ना जाता। लेकिन वो जिस हुलिया और पुरअसरार अंदाज में कादिर बख्श के घर के अंदर दाखिल हुए थे, उसने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। और फजलदीन का बयान तुलानी होने लगा तो मैंने कतई कलामी करते हुए पूछा, फिर तुमने किस तरह तस्दीक की? मैंने फौरन अपनी बीवी को इस बारे में बताया। फजलदीन ने तफसील में जाते हुए कहा। रजिया बेगम ने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी, फिर मेरी शक की तायद करते हुए बोली, तुम जाओ और पता करके आओ कि आखिर मामला क्या है। मैंने रजिया से कहा कि वो जाए और जीनत से मालूम करे, लेकिन उसने बताया कि जीनत से आजकल उसकी बोलचाल बंद है। अपने घर में बस हम दोनों ही जी हैं, मेरी कोई औलाद नहीं है। अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं घर से निकला और कादिर बख्श के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। जब कोई जवाब न मिला तो मैं कदरे तेज आवाज में दरवाजा बजाया। थोड़ी ही देर बाद कादिर बख्श की आवाज मेरी समाज से टकराई। कौन है? अंदाज राजदाना था। मैंने कहा, मैं हूं कादिर, फजलदीन तुम्हारा पड़ोसी।
हाँ फजलदीन, क्या बात है? कादिर बख्श ने दरवाजा खोले बगैर इस्तफसार किया। मेरे शक में मजीद इजाफा हो गया। हसूली तौर पर मेरी दस्तक के जवाब में कादिर को दरवाजा खोल देना चाहिए था, जैसा कि पहले होता था, लेकिन उस वक्त वो अंदर ही से सवाल जवाब कर रहा था। मैंने कहा, कादिर बख्श यार दरवाजा तो खोलो, मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूं। अंदर खामोशी रही। चंद लम्हों बाद कादिर की आवाज आई, फजलदीन आज मैं बहुत थका हुआ हूं, कल सुबह तुम्हारी दुकान से होता हुआ जाऊंगा, फिर जितनी जी चाहे बातें कर लेना, अब तो मैं सोने जा रहा हूं। कादिर का गुरेज मेरे तजस्सुस को भड़का रहा था। मैंने कहा, यार तुम खैरियत से तो हो ना? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारे घर में 2 अजनबी अफराद को दाखिल होते हुए देखा था। मैंने दानिस्ता ढाटा फरोश अफराद के बजाय अजनबी अफराद का लफ्ज इस्तेमाल किया था। तुम खैरियत से तो हो ना? चंद लम्हों तक अंदर खामोशी रही, जैसे कादिर जवाब देने से पहले सोच रहा हो। फिर उसकी आवाज आई, यार फजलदीन तुम खामखा परेशान हो रहे हो। जिन 2 अजनबी अफराद को तुमने देखा है वो मेरे मेहमान हैं, ख्याली से आए हैं। तो मेरे बारे में परेशान ना हो, मैं बिल्कुल खैरियत से हूं। और हाँ, सुबह हमारी मुलाकात तुम्हारी दुकान पर होगी। उसके बाद घर के अंदर मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने बगौर सुना। वो 1 से ज्यादा अफराद के चलने की आवाज थी, कम अज कम 2 अफराद। हर गुजरते लम्हे के साथ मेरे शक में इजाफा होता गया। यकीनन उस वक्त दरवाजे के पीछे कादिर बख्श के साथ और भी कोई मौजूद था, और उसी की हिदायत के मुताबिक कादिर ने मेरे सवालों के जवाब दिए थे। फजलदीन ने अपनी बात खत्म करके खामोशी इख्तियार की तो मैंने पूछा, उसके बाद तुमने क्या किया? वो बोला, मैंने घर जाकर अपनी बीवी को सारी सूरत हाल बताई, फिर उसी के मशवरे पर इस पुरअसरार वाक़ये की इत्तला देने थाने चला गया था। यानी तुमने उन ठाटा फरोश अफराद को कादिर बख्श के घर में दाखिल होते देखकर यकीन कर लिया कि वो डाकू ही थे। यकीन करने या ना करने का क्या सवाल जनाब? वो उकताहट आमेज लहजे में बोला, अब तो सारी हकीकत सामने आ चुकी है। वो डाकू लड़की समेत उसके कपड़े और जेवरात उड़ा कर ले जा चुके हैं। मैंने कहा, फजलदीन तुमने थाने आने के बजाय किसी और मोहल्लेदार को इस वाक़ये के बारे में क्यों नहीं बताया? उस वक्त जो मेरी समझ में आया मैंने कर दिया। वो बेचारगी से बोला, क्या मैंने थाने में इस वाक़ये की इत्तला पहुंचा के कोई जुर्म किया है? मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने वजाहत आमेज लहजे में कहा। फिर 2-4 मजीद सवाल करने के बाद फजलदीन को फारिग कर दिया। इसके साथ ही मैंने इसे बावर करा दिया, फजलदीन अभी तो तुम्हारा कच्चा बयान हुआ है, कल तुम किसी वक्त थाने आकर अपना बयान रिकॉर्ड करा देना। वो मसलहत आमेज लहजे में बोला, ठीक है जनाब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैंने उसे जाने की इजाजत दी और मखफिया के वालिद कादिर बख्श को कमरे में बुला लिया। एक बात की वजाहत कर दूं कि जब मौके के गवाहों के बयानात नोट किए जाते हैं तो एक वक्त में सिर्फ एक फर्ज से ही सवाल जवाब किए जाते हैं। उस रात मैंने कोई निस्फ दर्जन अफराद से पूछगछ की थी, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत 3 अफराद के बयानात की थी, यानी फजलदीन, कादिर बख्श और मखफिया की वालदा जीनत बीबी। मैं इन्हीं का जिक्र करूंगा। मैं इस वक्त किसी कमरे में बैठा हुआ था जहां से सफिया को अगवा किया गया था। कादिर बख्श की हालत खासी अबतर हो रही थी, ताहम अपनी बीवी की बनिस्बत उसने खुद को संभाल रखा था। मैंने कहा, कादिर बख्श मुझे इस अफसोसनाक वाक़ये से दिली रंज हुआ है। मैं जल्द अज जल्द तुम्हारी बेटी को ढूंढ निकालने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे भरपूर ताउन की जरूरत है। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूं जनाब, वो गुलोगेर आवाज में बोला। कादिर बख्श, वो दोनों ढाटापोश कौन थे? मैंने बराह रास्त उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। मैं नहीं जानता वो कौन थे, वो दुखी लहजे में बोला। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा किया, देखने और पहचानने का क्या सवाल जनाब? उन्होंने जिस तरह अपने चेहरे को गहरे ढाटों में छुपा रखा था, उससे इनकी शनाख्त करना नामुमकिन था। हाँ, अलबत्ता एक बात मैं आपको बताता चलूं, उनमें से एक का कद गैर मामूली बड़ा और दूसरे का गैर मामूली छोटा था। यूं समझने कि अगर एक 7 फीट का था तो दूसरा 4.5 फीट का होगा। मैंने पूछा, उनकी दस्तक के जवाब में दरवाजा तुमने खोला था? नहीं जनाब, मैं उस वक्त बाथरूम में था, कादिर बख्श ने जवाब दिया। दरवाजा मेरी बीवी जीनत ने खोला था। वो जीनत को धक्का देते हुए घर के अंदर घुस आए थे और अंदर आते ही दरवाजे को बंद करके कुंडी चढ़ाती थी। मैं जब बाथरूम से बाहर निकला तो वो दोनों बंदूकों के साए में सफिया और जीनत को कवर किए हुए थे। इसी कमरे में
قادر نے اس کمرے کے در و دیوار پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بتایا۔ پھر انہوں نے مجھ پر بندوق تانتے ہوئے لائن حاضر کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ اس کے بعد انہوں نے بندوقوں کے زور پر صفیہ کے تمام قیمتی کپڑے اور زیورات ہم سے حاصل کر لیے۔ انہوں نے خاص طور پر صفیہ کی شادی کا حوالہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے گھر میں کافی مال ہوگا۔ ہم یہی سمجھے کہ وہ محض ڈاکو ہیں اور زیورات و نقدی لے کر ہماری جان بخش دیں گے، مگر وہ تو جاتے وقت ہماری اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کو بھی اٹھا لے گئے۔ کچھ دنوں بعد تو صفیہ مایوں بیٹھنے والی تھی۔ ہم لڑکے والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے پوچھا، وہ نقدی کتنے لے کر گئے تھے؟ 5,000 روپے، قادر بخش نے جواب دیا۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں 5,000 روپے اچھی خاصی رقم ہوتی تھی۔ یہ جن دنوں کا ذکر ہے، اس وقت سونا 50-55 روپے تولہ مل جاتا تھا اور 4 روپے کا 1 من آٹا آتا تھا۔ میں نے پوچھا، قادر بخش اتنی بڑی رقم تم نے گھر میں کیوں رکھی ہوئی تھی؟ وہ بولا، میری ایک ہی تو بیٹی ہے ملک صاحب، میں اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا۔ صفیہ ہماری بیٹی بھی تھی اور بیٹا بھی، ہم اپنا ہر شوق ہر چاؤ پورا کرنا چاہتے تھے، مگر اب تو… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی اور آنکھوں سے باقاعدہ آنسو گرنے لگے تھے۔ میں نے چند لمحات کے توقف سے سوال کیا، قادر بخش، تمہارا پڑوسی فضل دین جب تمہارے دروازے پر آیا تھا تو تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا تھا؟ کیسے کھولتا دروازہ؟ وہ بے چارگی سے بولا، ایک ڈاکو نے بندوق کی نال میرے پیٹ پر ٹھونک رکھی تھی، اس لمبو نے، میں وہی کچھ کرتا رہا جس کے لیے وہ ہدایت دے رہا تھا۔ گویا فضل دین کا انداز درست تھا۔ میں نے پوچھا، قادر بخش، تمہارا ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ جناب، میں لکڑی کے کام کا ماہر ہوں، فرنیچر اور دوسری سجاوٹ کی چیزیں بناتا ہوں۔ دوسرا کمرہ نہایت ہی عمدہ اور دیدہ زیب قسم کے فرنیچر سے بھرا ہوا تھا۔ یہ میں نے صفیہ کو دینے کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا تھا، مگر اب تو صفیہ ہی نہیں رہی، وہ ظالم لے گئے میری بچی کو۔ اس کی آواز رند گئی۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، فکر نہ کرو قادر بخش، میں جلد از جلد تمہاری بیٹی بازیاب کر لوں گا۔ تم ان دونوں ڈاکوؤں کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی مجھے بتاؤ، وہ ہر بات جس سے ان کا سراغ لگایا جا سکے۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جناب، وہ روحان سے لہجے میں بولا، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ میں نے پوچھا، قادر بخش، تمہاری کسی سے دشمنی تو نہیں ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میرا مطلب ہے یہ کام کسی دشمن کا بھی تو ہو سکتا ہے۔ میرا تو کوئی دشمن نہیں ہے جناب، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، میں نے نہ تو کسی سے دوستی پال رکھی ہے اور نہ ہی دشمنی، کام سے وقت ہی نہیں ملتا، آج تک کسی سے میری تلخ کلامی بھی نہیں ہوئی، لڑائی جھگڑا تو دور کی بات ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اگر تمہاری کسی سے دشمنی نہیں تو پھر یہ دونوں افراد کون ہو سکتے ہیں؟ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ تم نے بیٹی کی شادی کے لیے قیمتی جوڑے اور زیورات تیار کروا رکھے ہیں؟ یقیناً وہ تمہارے حالات سے واقف ہوں گے۔ جناب، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی تو ہے نہیں کہ عید الفطر کے بعد صفیہ کی شادی ہونے والی ہے، قادر بخش نے پرخیال لہجے میں کہا۔ آج کل تو ویسے ہی بہت چوریاں ہو رہی ہیں، چند روز قبل نوشہرہ روڈ پر بھی شادی والے گھر میں ڈکیتی ہو چکی ہے، اس سے پہلے گوندلا والا میں بھی۔ قادر بخش، میں نے مخفیہ کے باپ کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، ایسی وارداتوں میں ڈاکو صرف قیمتی سامان اور زیورات اور نقدی وغیرہ لے کر جاتے ہیں، لڑکیوں کو اغوا نہیں کرتے۔ وہ بے بسی سے سر ہلانے لگا۔ پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا، قادر بخش، میں نے سنا ہے ارشد ملک نامی ایک نوجوان سے مخفیہ کی شادی ہونے والی تھی، جو باغبان پورہ میں رہتا ہے اور کپڑے کی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، اس نے تصدیقی لہجے میں کہا۔ ارشد میری بڑی سالی کا لڑکا ہے، یعنی صفیہ کا خالہ زاد ہے۔ میں نے پوچھا، مخفیہ کا ارشد سے رشتہ طے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں، قادر بخش نے جواب دیا۔ گویا یہ رشتہ دونوں گھروں کی رضامندی سے طے ہوا تھا، میں نے عام سے لہجے میں کہا، لیکن انداز سوالیہ تھا۔ وہ میری بات کی تہہ تک پہنچ گیا، جلدی سے بولا، جی بالکل، اس رشتے میں دونوں طرف کی مرضی شامل تھی۔ میں نے پوچھا، کیا لڑکا اور لڑکی بھی راضی تھے اس رشتے کے لیے؟ جی ہاں، وہ دونوں بھی اس رشتے سے خوش تھے۔ کیا تم نے باقاعدہ صفیہ سے اس کی مرضی معلوم کی تھی؟ پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں یہ باتیں خاص مقصد کے تحت کر رہا ہوں، میں نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا۔ ممکن ہے تمہارے جوابات سے مجھے اس کیس کو سمجھنے میں کوئی مدد مل سکے۔
क्या तुम नहीं चाहते कि जल्द अज जल्द तुम्हारी बेटी को बरामद कर लिया जाए? मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूंगा? वो बेताबी से बोला। मेरा सब कुछ तो सफिया ही है। आप जैसे भी मुमकिन हो इसे ढूंढ निकालें। और आपके सवाल का जवाब ये है कि सफिया की रजामंदी हासिल करने के बाद ही हमने ये रिश्ता तय किया था। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर एक नए जाविये से सवाल किया, कादिर बख्श, ये रिश्ता तय होने से पहले क्या तुम्हारी बेटी के लिए कोई और भी रिश्ता आया था? वो तामुल करते हुए बोला, जनाब, जिस घर में बेरी होती है वहां पत्थर तो आते ही हैं। जिस घर में जवान लड़की हो वहां रिश्ता आना तो मामूली बात है। एक लम्हे को रुककर उसने सवाल किया, लेकिन आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? देखो कादिर बख्श, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं इस वारदात को महज डकैती समझने के हक में नहीं हूं। फिर डकैती के अलावा क्या हो सकता है? ये मुझे डकैती से ज्यादा एक अगवा की वारदात नजर आ रही है। वो दोनों हाथों से सर को थामते हुए बोला, मेरा तो सर चकरा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। मेरी सफिया का ऐसा कौन दुश्मन था जिसने इसे अगवा कर लिया? मैंने कहा, सफिया का अरशद से रिश्ता तय होने से पहले सफिया के लिए किसका रिश्ता आया था? मेरी सोच घूम फिरकर एक ही नुक्ते पर आ रही थी। कादिर बख्श ने बताया, कोई 1.5 साल पहले साजी का रिश्ता आया था मेरी सफिया के लिए, लेकिन हमने इसे साफ मना कर दिया था। मैंने पूछा, ये साजी कौन ज़ाते शरीफ है? उसका असल नाम तो सजावल है, लेकिन साजी मशहूर हो गया है। तुम लोगों के इनकार पर साजी ने क्या रद्द अमल जाहिर किया था? उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मुझे वाज़ेह तौर पर महसूस हुआ जैसे वो कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मेरे सवाल के जवाब में उसने बताया, कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया था, बस हमने कोरा जवाब दिया। और साजी की मां ठंडी होकर अपने घर बैठ रही। मैंने कहा, कादिर बख्श, साजी के रिश्ते से इनकार की कोई खास वजह थी? वो तामुल करते हुए बोला, अजीब लफंगा सा लड़का है, आवारा और बदमाश। मैं अपनी हीरे जैसी बेटी के लिए लुच्चे लफंगे लड़के का रिश्ता कैसे कबूल कर सकता था? मेरी एक ही बेटी है। मैं इसकी आवाज भुर्रा गई और वो हाथ की पुष्ट से आंखों पर उतरने वाली नमी को साफ करने लगा। मैंने पूछा, क्या सजावल उर्फ साजी यहीं बख्तेवाला में रहता है? पहले कभी रहता था, अब तो। उसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने जल्दी से इस्तफसार किया, अब वो कहाँ रहता है? डिस्ट्रिक्ट जेल में। ओह, बेसाख्ता मेरे मुंह से गहरी सांस खारिज हो गई। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने पूछा, वो किस केस में जेल गया है? दफा 302, कत्ले अमद। मैंने चौंक कर कादिर बख्श को देखा। साजी ने किसको कत्ल कर दिया था? कोई बदनसीब राहगीर। वो नफरत आमेज लहजे में बोला, बुरी सोहबत ने यह रंग तो दिखाना ही था। आवारा और उबाश लोगों से इसका मेल मिलाप था। बाप के इंतकाल के बाद माँ बेटे को खुली छुट्टी मिल गई थी। वो तो अच्छा हुआ मरहूम अब्दुल गनी अपने पीछे 25 एकड़ राजी छोड़ गया है। उसकी आमदनी पर पल रहे हैं 4 अफराद, साजी की मां नासरा और इसकी 3 लड़कियां। साजी तो गया उम्र भर के लिए जेल की दीवारों के पीछे, उसे उम्र कैद हुई है। कादिर बख्श ने खासे मालूमात अफजा इंकशाफ किए थे। मैंने पूछा, साजी को जेल गए कितना अरसा हुआ है? कमोबेश 1 साल, और 1.5 साल पहले इसका रिश्ता आया था। जी हाँ, लगभग इतना ही अरसा हुआ है। मैं जिस जाविये पर सोच रहा था, मुझे इसमें जरा तब्दीली करना पड़ी। मेरा ख्याल था कि किसी शख्स ने दीदाए दानिस्ता सफिया को अगवा किया था, और वो शख्स सफिया का कोई तलबगार ही हो सकता था। लेकिन कादिर बख्श के बकौल सफिया का वाहिद तालिब इस वक्त जेल के सलाखों के पीछे सांस ले रहा था। मेरे जहन में मुख्तलिफ सवालात गर्दिश कर रहे थे, और मेरे सामने बैठा हुआ कादिर उलझी हुई नजर से मुझे देख रहा था। शायद एक बात का जिक्र करना मैं भूल गया हूं। मैंने मौके वारदात पर पहुंचते ही लोगों से मालूम कर लिया था कि ढाटा पोश डाकू सफिया को अगवा करके किस जानिब गए थे। अगरचे बंदूक बरदार डाकुओं का ताक्कुब करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई थी, ताहम उन्होंने सिमत की निशानदेही कर दी थी। मैंने उसी वक्त 3 अफराद पर मुश्तमिल पुलिस एहलकारों की एक पार्टी मस्कूरा सिमत में रवाना कर दी थी, लेकिन आधे घंटे की तलाश बसियार के बाद वो नाकाम नामुराद लौट आए थे। वैसे भी डाकुओं का बख्तेवाला से निकलते हुए काफी देर हो चुकी थी। इनके हाथ आना तकरीबन नामुमकिनात में था। मैं कादिर बख्श से काम की कोई बात नहीं उगलवा सका। वो ढाटापोश डाकुओं से वाकिफ नहीं था। किसी से इसकी ऐसी दुश्मनी नहीं थी कि वो उस दुश्मनी को निकालने के लिए इसकी जवान बेटी को अगवा कर लेता। एक महूम सा इम्कान सजावल उर्फ साजी के हवाले से पैदा हुआ था, लेकिन उसके पसे जिंदान होने के बारे में सुनकर यह इम्कान भी दम तोड़ गया था। उस वक्त एक औरत ने कमरे के अंदर आकर कादिर बख्श को मुखातिब किया।
कादिर, ज़ीनत को होश आ गया है और वो तुम्हें बुला रही है। इस वाक़ये के बाद मोहल्ले की कई औरतें घर में आ गई थीं और बार बार बेहोश होती ज़ीनत को उन्होंने संभाल रखा था। कादिर उठकर जाने लगा तो मैंने कहा, कादिर बख्श, मैं ज़ीनत का बयान भी लेना चाहता हूँ। मैं देख कर आता हूँ जी इसका क्या हाल है। मैंने कहा, मुझे मालूम है इस वक्त तुम लोगों पर एक बालाए नागहानी टूट पड़ी है, लेकिन तुम्हारी बीवी का बयान भी बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे पूरा पूरा ताउन करोगे ताकि कानून के तकाजे पूरे हो सकें। मैं भी आता हूँ। इतना कहकर वो कमरे से निकल गया। मैं तनकीदी नज़र से कमरे का जायजा लेने लगा। एक लम्हे को मेरे जहन में ख्याल आया कि मुझे इसकी तफसीली तलाशी भी लेना चाहिए, लेकिन सरदस्त मैंने इस ख्याल को पसे पुश डाल दिया क्योंकि उसी वक्त कादिर बख्श अपनी बीवी के साथ कमरे में दाखिल हुआ था। ज़ीनत बीबी का रंग हल्दी के मानिंद हो रहा था और वो बरसों की बीमार दिखाई देती थी। उसकी उम्र का अंदाजा मैंने 40 के लगभग लगाया। मैंने पहले तो इस संगीन वाक़ये पर गहरी दिली रंजो गम का इजहार किया, फिर कादिर बख्श की तरफ देखते हुए कहा, मैं मुखबिया की माँ से तन्हाई में कुछ बातें करना चाहता हूँ। कादिर बख्श ने अपनी बीवी की तरफ देखा। वो जल्दी से बोली, कादिर बख्शा, तुम थानेदार साहब को वो बात क्यों नहीं बताते जो मैंने तुमसे कई बार कह चुकी हूँ। हाय, कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता। मेरी बच्ची को ढूंढ निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ज़ीनत की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कादिर बख्श को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हारी बीवी कौन सी बात की तरफ इशारा कर रही है। कादिर बख्श वो जुस्बुस होते हुए बोला, शायद इसका दिमाग काबू में नहीं रहा। बेटी की जुदाई ने इसके जहन पर गहरा असर किया है। हाँ, मेरे जहन पर गहरा असर हुआ है। ज़ीनत बीबी एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोली, दिल पर भी शदीद असर हुआ है, लेकिन मेरा दिमाग अभी तक काबू में है। कादिर बख्शा, तो मेरी बात का यकीन कर लो। वो मुझे वही 1.5 गज का लगा था। बिल्कुल वही खतरनाक आंखें थीं और एक आंख पर गहरे जख्म का निशान भी था। मैं सिर्फ उसकी आंखें ही तो देख पाई थी। ज़ीनत की बात खत्म हुई तो मैंने बराह रास्त उसी से इस्तफसार किया, बीबी तुम मुझे बताओ, ये 1.5 गजा का क्या चक्कर है। थानेदार साहब, मैं तो एक एक से कहती फिर रही हूँ, ये कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। मैंने कादिर बख्श के भी तरले डाले हैं, पर मेजाल है जो उसने मेरी बात पर कान भी धरे हों। वो मेरे सवाल को नजरअंदाज करके अपनी ही हाँके जा रही थी। मैंने वजाहत तलब नजर से कादिर बख्श की तरफ देखा। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, जनाब 1.5 गजा से इसकी मुराद सजावल उर्फ साजी से है। उसका कद भी कमोबेश 4.5 फीट ही है। ज़ीनत का ख्याल है कि इन डाकुओं में से एक साजी ही था। फिर वो ज़ीनत को मुखातिब करते हुए बोला, भले लो के कोई अकल को हाथ मारो, तुम्हारी तो मत ही मारी गई है। मेरी मत अभी सलामत है। वो तुर्की तुर्की बोली, सारे पागल हो गए हैं, कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। हाय वे मेरी रब्बा, मैं किस पास से जावा। ये कौन सा नया स्यापा पड़ गया है। वो दोनों हाथों से सीने को बी करते हुए आजारी करने लगी। उसके अंदाज में जनून की आमेजिश थी। मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, ज़ीनत बीबी, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और पूरी तफसील से सुनूंगा। तुम मुझे बताओ क्या कहना चाहती हो। उसने हैरत आमेज नजर से मेरी जानिब देखा, फिर पूछा, आप सच कह रहे हैं ना थानेदार साहब। हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैंने उसकी हिम्मत अफजाई करते हुए कहा, अब बताओ तुमने क्या देखा था। वो गैर यकीनी अंदाज में मुझे देखते हुए बोली, पता नहीं आप भी मेरी बात का यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन मैं सोने रब की कसम खाकर कह रही हूं कि उन 2 ठाटा पोश डाकुओं में से एक पक्का साजी था। वही कद काट और आंख पर जख्म का निशान। मैंने इस अंदाज में गर्दन हिलाई जैसे इसकी बात का यकीन आ गया हो। फिर सरसरी से लहजे में पूछा, ज़ीनत बीबी, मुझे पता चला है कि साजी किसी कत्ल केस में 1 साल पहले जेल चला गया था। वो जेल में गया था या जहन्नुम में, इस बात से मुझे कोई खर्च नहीं है। वो बेजारी से बोली, मैं तो ये कह रही हूं कि वो छोटे कद का डाकू मुझे बिल्कुल साजी ही लगा था। क्या उसने ऐसा कोई इशारा भी दिया था जिससे तुम्हारे शकूक को तकवीत मिलती हो। नहीं, इशारा तो कोई नहीं दिया था, वो बेबसी से बोली। ठीक है, मैंने नरम लहजे में कहा, मैं इस बारे में तहकीकात करवाऊंगा कि साजी कौन सी जेल में है। मैंने आपको बताया है ना जनाब कि वो डिस्ट्रिक्ट जेल में है। कादिर बख्श ने मेरी बात काटते हुए कहा। कादिर बख्श, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर बैठो, मैं तन्हाई में ज़ीनत बीबी से कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। कादिर बख्श बेबसी से गर्दन हिलाते हुए कमरे से बाहर चला गया। मैं ज़ीनत बीबी की जानिब मुतवज्जा हो गया। हाँ तो ज़ीनत बीबी,
मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, तो तुम्हारा ख्याल है कि पस्ता कामर डाकू साजी हो सकता है? जी हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। मैंने पूछा, जब सफिया के लिए साजी का रिश्ता आया था तो तुम लोगों ने इनकार क्यों किया था? ये सवाल मैं कादिर बख्श से भी कर चुका था, लेकिन मैं जीनत का जवाब भी सुनना चाहता था। वो थूक निकलते हुए बोली, साजी हमारी सफिया के काबिल नहीं था। ये तो बिल्कुल हूर के पहलू में लंगूर वाली बात थी। सजावल एक बिगड़ा हुआ वाला लड़का था। मैं अपनी मिसाल आप सफिया का हाथ उसके हाथ में कैसे दे देती? मैंने कादिर बख्श से किया हुआ सवाल दोहराया, आप लोगों के इनकार पर साजी ने क्या रवैया अख्तियार किया था? उसने बराह रास्त हमसे तो कोई बात नहीं की। वो खला में देखते हुए बोली, लेकिन इधर उधर कहता फिरता था कि रिश्ते से इनकार करके हमने अच्छा नहीं किया, इसका नतीजा हमको भुगतना पड़ेगा। यानी उसने धमकी दी थी? वाज़ेहा धमकी तो नहीं दी थी, लेकिन इसे धमकी ही कहा जा सकता है, मैंने कहा। और फिर तकरीबन 6 माह बाद, यानी आज से एक ऐसा ही हुआ है। मैंने इसके जवाबात पर ख्वामखा एतराज करने के बजाय नरम लहजे में कहा, और आज तुमने उसी ढाटापोर साजी को देखा है? मैंने साजी को वाज़ेहा तौर पर नहीं देखा, वो उलझ गई। लेकिन तुम्हारा ख्याल है कि वो साजी ही है? मैंने इसे सहारा दिया। हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था। तुमने बताया है कि साजी की आंख पर किसी गहरे जख्म का निशान भी है। हाँ, उसकी बाएं आंख पर किसी तेज धार आले के जख्म का निशान भी है। क्या साजी सफिया को पसंद करता था? मैंने अचानक पूछा। वो चौंक उठी, फिर बोली, आपको ये बात किसने बताई है? क्या कादिर बख्श ने ऐसी कोई बात की है? मैंने इसके लूज गेंद पर एक जबरदस्त शॉट खेला। कादिर बख्श ना भी बताए तो क्या फर्क पड़ता है, ये बात तो पूरा मोहल्ला जानता है। साजी का घर भी तो इसी मोहल्ले में है ना। मेरा तीर निशाने पर लगा। वो धीमी आवाज में बोली, मुझे पता है इस कमीने ने यह बात मोहल्ले में खास आम कर रखी है, तो इसका मतलब है उसने झूठी बात उड़ाई हुई है। हाँ, वो लुकना तामेज लहजे में बोली। दिलों का हाल तो सोना रब ही जानता है ना थानेदार साहब। वो इतना कहकर खामोश हो गई। मुझे वाज़ेहा तौर पर महसूस हुआ उसने कोई बात कहते कहते जुबान पर रोक ली थी। मैंने कहा, ज़ीनत बीबी, दिलों का हाल तो बेशक खुदा ही जानता है, लेकिन जो हाल इंसानों को मालूम हो उसकी कानून से पर्दापोशी नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर तुम मुझसे ताउन नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। तुम मुझसे भलाई की उम्मीद ना रखना। वो सहमी हुई नजर से मुझे तकने लगी, फिर बोली, ऐसा तो नहीं कहीं थानेदार साहब। अगर तुम झूठ बोलोगी और सच को छुपाने की कोशिश करोगी तो मजबूरन मैं भी तुम्हारी मदद से हाथ उठा लूंगा, मैंने रखाई से कहा। वो बोली, मैं शर्मिंदा हूं थानेदार साहब, मैं आपसे गलत बयानी नहीं करूंगी। आप जल्द अज जल्द मेरी सफिया को ढूंढ निकालें। इसका मतलब है साजी तुम्हारी बेटी सफिया को चाहता था, वो सफिया को पसंद करता था, इसीलिए तो उसने अपनी मां के तवस्सुत से अपना रिश्ता भेजा था। मैंने कहा, पसंद करना और मोहब्बत करने में बहुत फर्क होता है। मुझे पता चला है कि वो सफिया से मोहब्बत का दावेदार था। हाँ, वो ऐसी बातें करता तो था। वो शिकस्त खुर्दा लहजे में बोली, अब किसी की जबान तो नहीं रोकी जा सकती ना? बिल्कुल नहीं, वो कतियत से बोली। उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात थे। बुरा मानने की जरूरत नहीं है, मैंने जल्दी से कहा। हमें बाद औकात हकीकत की तह तक पहुंचने के लिए बड़े नापसंदीदा और तकलीफदेह सवालात भी करना पड़ते हैं। कोई बात नहीं, वो सपाट लहजे में बोली। आप शायद साजी को शक्ल से नहीं जानते, इसीलिए ऐसे अंदाज में सोच रहे हैं। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अगर मैं साजी का सूरत आशना होता तो क्या होता? फिर आप ऐसा सवाल न करते। वो एक तवील सांस खारिज करते हुए बोली, साजी एक कमरो और फिट्टे मुंह शक्ल सूरत का शख्स है। इसका और सफिया का कोई जोड़ ही नहीं हो सकता। वो तो चेहरे ही से छटा हुआ बदमाश लगता है। सफिया जैसी नर्म और नाजुक लड़की को ख्वाब में भी देखे तो कई रातों को सो न सके। मैंने सवालात का जाविया तब्दील करते हुए पूछा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई है ज़ीनत बीबी। उसने सवालिया नजर से मुझे देखा। मैंने कहा, वो डाकू जिस वक्त सफिया को घोड़े पर डालकर ले जा रहे थे, उस वक्त सफिया ने किसी किस्म की मुजाहिमत क्यों नहीं की? मुझे एक ऐसा गवाह नहीं मिला जिसने सफिया के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी हो। यह है ना अचंभे की बात? इसमें हैरत या अचंभे की कोई बात नहीं है। वो ठोस लहजे में बोली, सफिया ने किसी किस्म की मुजाहिमत इसलिए नहीं की कि उन्होंने इसे इस काबिल ही नहीं छोड़ा था। उसने कहा, उन जालिमों ने सफिया को एक कपड़ा सुंघाकर बेहोश कर दिया था। मैंने एक तवील सांस खारिज करते हुए कहा,
और आप दोनों मियाँ बीवी ने कोई वावेला नहीं मचाया। आप चाहते तो मोहल्ले वालों को जमा कर सकते थे, शायद डाकुओं के फरार को नाकाम बना दिया जाता। आपका अंदाजा दुरुस्त है, मगर आप नहीं जानते उस वक्त हम किन संगीन हालात से गुजर रहे थे। जीनत बीबी ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। उस ठिकने ने मेरी सफिया को घोड़े पर डालकर बंदूक उसकी कमर से लगा दी थी और जाते हुए हमें धमकी दी थी कि अगर हमने मुंह से हल्की सी आवाज भी निकाली तो फिर हमें सफिया की लाश ही मिलेगी। हम अपने हाथों से जीते जी सफिया को मौत के मुंह में तो नहीं धकेल सकते थे ना। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। फिर पूछा, जीनत बीबी एक लम्हे को हम फर्ज करते हैं कि वो पस्ता कामर डाकू साजी नहीं था, ऐसी सूरत में तुम्हारे ख्याल में ये किसकी हरकत हो सकती है? वो पुरसोच नजर से मुझे देखने लगी। मैंने एक बात खास तौर पर महसूस की थी, अब उसके रवैये से जनून का अंसर गायब हो गया था। उसने इस बात पर जोर नहीं दिया था कि वो वाकई साजी ही था और साजी के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता था। उसने मुझे ये भी अंदाजा हुआ कि साजी के बारे में इसका दावा इसकी गलत फहमी पर मबनी था। एक शख्स उम्र कैद की सजा सुनकर जेल पहुंच गया था। इस वारदात में इसके मुलविस होने के इम्कानात बहुत कम थे। जीनत बीबी चूंकि एक मां थी और इसे साजी की धमकी याद थी कि इन्हें कोई खतरनाक नतीजा भुगतना पड़ेगा, इसीलिए घूम फिर कर इसका ख्याल साजी की तरफ चला जाता था। बहरहाल इस मरहले पर अभी कोई बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती थी। मैंने जीनत बीबी को किसी गहरी सोच में खुलता देखा तो कहा, बीबी, मेरे पूछने का मकसद ये था कि आया ये वारदात किसी पुरानी दुश्मनी के नतीजे में तो नहीं की गई? मैंने ये सवाल कुछ देर पहले कादिर बख्श से भी किया था, जिसका इसने नफी में जवाब दिया था। जीनत बीबी ने भी इसके जवाब की तस्दीक की और बताया कि इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैंने मजीद 2-4 सवालात करने के बाद इसे फारिग कर दिया और कादिर बख्श को कमरे के अंदर बुलाया। वो मेरे पास आया तो मैंने कहा, कादिर बख्श, मैं तुम्हारे घर और खुसूसन उस कमरे की तफसीली तलाशी लेना चाहता हूँ। तो मैं सर्च वारंट भी अदालत से हासिल कर सकता हूँ? नहीं जनाब, मुझे कोई एतराज नहीं है। वो ताउन आमेज लहजे में बोला, मेरे घर की तलाशी के लिए आपको खाना तलाशी का वारंट हासिल करने की चंदा जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा। हाँ हाँ कहो, मैंने कहा। वो बोला, जनाब, डकैती हमारे घर में हुई है। वो बदबख्त नामुराद डाकू को मेरे जिगर के टुकड़े को वहां करके ले गए, लेकिन आप इनकी तलाशी करने और मेरी बच्ची को वापस लाने के बजाय हमारे ही घर की तलाशी ले रहे हैं। ये तो सरासर नाइंसाफी होगी। मैंने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, मेरा अल्लाह मुझे माफ करे, मैं नाइंसाफी को बहुत बड़ा जुल्म समझता हूँ। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया, दरअसल बात यह है कादिर बख्श कि बाद औकात बहुत मामूली सी चीज बहुत मुश्किल और पेचीदा केस को हल करने का सबब बन जाती है। मुमकिन है ऐसी ही कोई अहम चीज हमें इस घर से भी मिल जाए, और जहां तक डाकुओं का ताक़ुब करने या इन्हें तलाश करने का ताल्लुक है, तो मैंने तुम्हारे सामने ही इस सिलसिले में एक पुलिस पार्टी रवाना की थी जो नाकाम वापस लौट आई। जानते हो क्यों? मैंने एक लम्हे को रुककर सवालिया नजर से उसे दिखा। मैंने खनकार कर गला साफ करते हुए कहा, इसीलिए कि अब तक हमें इन डाकुओं को छापने के लिए कोई नुक्ता या सुराख नहीं मिला। आप दोनों मियां बीवी ने भी मेरे सवालों के जवाब में कोई मुफीद या काम की बात नहीं बताई। पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, कोई जादूगर नहीं। हम आप लोगों के ताउन ही से कोई कारनामा अंजाम दे सकते हैं। जब तक हमें डाकुओं के बारे में कोई इशारा नहीं मिलेगा, उस वक्त तक हम ना तो इन तक पहुंच सकेंगे और ना ही सफिया को बाजियाब करवा सकेंगे। इसीलिए आप जज्बात में आने के बजाय ठंडे दिलो दिमाग से सोचें और हमें भी मिस्बत अंदाज में काम करने दें। मैंने आपको इशारा दिया तो है। बाहर से जीनत बीबी की आवाज आई। मैंने कहा, मैं तुम्हारे फराहम करदा खतूत पर भी गौर करूंगा, तुम फिक्र ना करो। फिर हमने जीनत बीबी और कादिर बख्श की इजाजत से पूरे घर की तलाशी ली, मगर कोई अहम चीज हमारे हाथ न लग सकी। थोड़ी देर बाद हम उनके घर से बाहर आ गए। हवलदार ने थाने वाले रास्ते पर कदम बढ़ाए तो मैंने कहा, सूबे खान, अभी एक छोटा सा काम बाकी है। वो क्या मलिक साहब? सूबे खान को यह बात मालूम न थी कि जीनत बीबी ने पस्ता कामर डाकू के बारे में किन ख्यालात का इजहार किया था। मैंने मुख्तसर उसे बताया तो वो बोला, बिल्कुल जनाब, जरा साजी को भी चेक कर लेते हैं। साजी को चेक कर लेते हैं? मैं चलते चलते रुक गया। आपने इसका नाम साजी ही बताया है ना? सजावल उर्फ साजी, हवलदार ने वजाहत आमेज लहजे में कहा। हाँ, यही नाम बताया है। मैंने कहा, फिर पूछा, साजी को चेक करने के लिए पहले तुम जेल जाना चाहोगे या डाकुओं के पीछे? वो खिसियानी हंसी हंसते बोले, मेरा यह मतलब नहीं था जनाब, मैं तो ये कह रहा था कि साजी के घर वालों से जरा मुलाकात कर लेते हैं।
हाँ, ये जरूरी है। साजी का घर तलाश करने में हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। वो भी बख्ते वाला ही में 2 गलियां छोड़कर रहता था। मेरा मतलब यह है कि इसका घर वहां पर था। वो खुद तो 1 साल पहले उम्र कैद की सजा पाकर जेल जा चुका था। दस्तक के जवाब में एक 9-10 साल बच्ची ने दरवाजा खोला। उस वक्त तकरीबन आधी रात हो चुकी थी। दस्तक पर जितनी जल्दी दरवाजा खोला गया था, उससे अंदाजा होता था कि इस घर के मकीन अभी तक जाग रहे थे। मेरी मालूमात के मुताबिक इस घर में बेवा नासरा अपनी 3 बच्चियों के साथ रहती थी। बाहर कौन है पुत्र? घर के अंदर से किसी औरत ने दरवाजे में खड़ी लड़की से इस्तफसार किया। अम्मा, बाहर 2 सिपाही खड़े हैं। उस लड़की ने सरतापा हमारा जायजा लेते हुए अपनी अम्मा को इत्तला दी। 2 का लफ्ज उसने इसलिए इस्तेमाल किया था कि हम इस वक्त सिर्फ 2 ही थे, यानी मैं और हवलदार सूबे खान। दीगर सिपाहियों को मैंने वापस थाने भेज दिया था। हाय वे मेरे रब्बा, ये क्या कह रही है? औरत बैरूनी दरवाजे की तरफ आते हुए बोली। ऊंत्री ना हो बेटे, लड़की ने बेजारी से कहा। अम्मा, मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो आप बाहर आके देख ले। पुलिस हमारे दरवाजे पर खड़ी है। हमें दरवाजे में इस्तादा लड़की से कोई सवाल जवाब नहीं करना पड़ा। थोड़ी ही देर में एक दुबली पतली औरत की झलक दिखाई दी। मैं उसके हुलिये को देखते ही समझ गया कि वो खासी तेज और तर्रार औरत होगी, लगाई बुझाई करने की माहिर। उसने आते ही तेज लहजे में सवाल किया, क्या बात है जी, आपको किससे मिलना है? मेरे शौहर तो फौत हुए 5 साल हो गए हैं। मैंने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है। मैं इस इलाके का थानेदार हूँ और तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि मैं तुम्हारे इकलौते बेटे सजावल उर्फ साजी से मिलने आया हूँ। होड़ते उदा खेड़ छड़ियों पुलिस वालियों, वो तेज आवाज में बोली। मैंने कहा, बीबी, मुझे इस इलाके में आए हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ। क्या तुम नासरा ही हो? हाँ, मैं नासरा ही हूँ, मरहूम अब्दुल गनी की बेवा। उसने जवाब दिया। आप नए आए हो, इसीलिए आपको साजी के बारे में शायद पता नहीं है। मुझे अपने चंद वर्ग के पुत्र का बड़ा दुख है। मैं सड़के सवा हो गई हूँ। औलाद चाहे कैसी भी हो, वो अपनी माँ के लिए चंद वर्गी यानी चांद की मानंद ही होती है। मैंने नासरों को मुखातिब करते हुए कहा, मुझे पता चला है कि तुम्हारा बेटा 1 साल पहले कत्ल शतल के जुर्म में जेल चला गया था ना? बस जिसकी किस्मत ही खराब थी, वो अपने होनहार सपूत के जुर्म को इसकी बदकिस्मती से ताबीर कर रही थी। मैंने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि आजकल वो जेल से बाहर आया हुआ है। क्या वो तुमसे मिलने यहाँ आया था? आपको ये बात यकीनन उसी फापा कुटनी ने बताई होगी, वो जहर खंद लहजे में बोली। मैंने लालमी का इजहार करते हुए कहा, तुम किसका जिक्र कर रही हो? मैं जीनत की बात कर रही हूँ। वो लफ्ज़ जीनत को चबाकर बोली। मुझे पता चला है कि वो कुछ देर पहले बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह रही थी कि जो डाकू उसकी सफिया को उठा कर ले गए हैं, उनमें एक मेरा साजी भी था। वही है मेरी और मेरे बेटे की दुश्मन। उसकी बेटी थी ही इस काबिल के डाकू लुटेरे उठा कर ले जाते। अच्छा हुआ हम साफ बच गए, वरना पता नहीं किस मुसीबत में फंसाती वो हमें। वो दिल के फपोले फोड़ रही थी। उसके अंदर से वाज़ेह तौर पर महसूस हो रहा था कि वो जीनत और सफिया के लिए अपने दिल में बहुत अनाद रखती थी, और इसकी वजह यही थी कि उन्होंने इसके शहजादे के रिश्ते को मुस्तरद कर दिया था। मैंने कहा, तो इसका मतलब ये है कि साजी जेल से बाहर नहीं आया? आप भी कमाल करते हैं थानेदार साहब, वो मुंह बिगाड़ कर अजीब से लहजे में बोली। सजाए ताहयात का कैदी किस तरह जेल से बाहर आ सकता है? जीनत को तो मेरे बेटे से खुदा वास्ते का बैर है, किसी हाल में इसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती। यकीन तो मुझे भी नहीं आया था। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, भला कोई शख्स जेल में से आकर एक लड़की को अगवा किस तरह कर सकता है? बस ये बात मेरे इल्म में आई तो मैं इसकी तस्दीक के लिए आपके दरवाजे तक चला आया। अल्लाह आपका भला करे, आप तो खासे समझदार थानेदार दिखाई देते हैं, वो कदरे अपनायत आमेज लहजे में बोली। फिर उसे ख्याल आया कि हम अभी तक उसके दरवाजे पर ही खड़े थे। निदामत का इजहार करते हुए बोली, ओह, मैं भी कितनी शदाई हूँ, आपको अंदर आने को भी नहीं कहा। आप अंदर आ जाएं, बैठक में बैठकर बातें करते हैं। हम उसकी पेशकश पर उसके ड्राइंग रूम में आ गए। मुझे वाज़ेह तौर पर महसूस हुआ कि वो अपनी खुश अखलाकी का सिक्का हमारे दिलों पर बिठाना चाहती थी। उसने हमारी खातिर तवाज़ु के लिए बहुत जोर मारा, लेकिन मैंने 2 टोक अंदाज में मना कर दिया। वो बोली, मेरा साजी तो बहुत बीबा पुत्र था। जीनत की लड़की ने पहले अपनी अदाओं से उसे अपना दीवाना बनाया। हाँ, जब हम इसका रिश्ता लेकर गए तो साफ इनकार कर दिया। साजी ने इस इनकार का बहुत गहरा असर लिया और बुरे लोगों में इसका उठना बैठना हो गया।
پھر ایک روز اس بری صحبت نے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، اب دیکھ لیں کیسی کیسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ لو بتاؤ بھلا، اگر ساجی کسی طرح جیل سے باہر آتا تو وہ سیدھا اپنی ماں کے کلیجے سے لگنے آتا یا اس منہ کالی کی حور پری کو اغوا کر کے لے جاتا۔ ان لوگوں کو تو کسی بھی طرح چین نہیں ہے۔ ساجی باہر تھا تو اس کے دل و جگر پر اذیت ناک تیر برساتے رہے، اب وہ جیل میں ہے تو بھی ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کسی طرح اس کی جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ خدا خود ان سے پوچھے گا۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے تک ناصرہ کے گھر میں بیٹھے، لیکن اس پوچھ تاچھ میں ایک بھی ایسی بات معلوم نہ ہو سکی جس سے مستذکرہ ڈاکوؤں کو تلاش کرنے میں مدد مل سکتی۔ زینت بی بی نے ساجی اور پستہ کامر ڈاکو کے بارے میں اپنے جن خیالات کا اظہار کیا تھا وہ بعید از قیاس نظر آتے تھے، اسی لیے میں نے انہیں ذہن سے جھٹک دیا اور حوالدار صوبے خان کے ساتھ تھانے آ گیا۔ جب میں اپنے کوارٹر میں بستر پر آ کر لیٹا تو مجھے یاد آیا، یعنی پوری شدت سے احساس ہوا کہ مجھے تو آج دن بھر بخار رہا تھا۔ فرائض کی بجا آوری میں اپنی بیماری کو مطلق فراموش کر بیٹھا تھا۔ ابرک پٹھوں کو آرام دہ بستر کی آہوش میں پہنچتے ہی ایک ایک تکلیف یاد آنے لگی۔ وہ رات میں نے بڑی تکلیف میں گزاری، اگلے روز روزہ بھی رکھ لیا، حالانکہ میں جانتا تھا وہ پورا دن بہت مصروفیت میں گزرنے والا تھا، لیکن بہرحال روزہ چھوڑنے کی میری عادت نہیں۔ الحمدللہ اس معاملے میں مجھ پر اللہ کا بڑا کرم تھا۔ اس روزے ہی کی فضیلت اور رحمت تھی کہ وہ دن میں نے خاصا چاقو چوبند گزارا۔ میں نے تھانے پہنچتے ہی گزشتہ رات والی واردات کی تفصیلی رپورٹ تیار کی اور اسے ایس پی علاقہ بھجوا دیا۔ اگلے روز میں نے فوری طور پر بابا مراد بخش کو تھانے بلایا۔ مراد بابا کی عمر 60 سال کے لگ بھگ تھی اور وہ ساٹھا پھاٹا کی ایک زندہ مثال تھا۔ وہ اس عمر میں بھی اینک لگائے بغیر قرآن پاک کی تلاوت بآسانی کر سکتا تھا۔ پولیس کے محکمے میں بابا مراد بخش کی حیثیت ایک ماہر کھوجی کی تھی۔ مجھے امید تھی کہ ڈاکوؤں کا کھرا بھی تک ضائع نہیں ہوگا۔ میں نے پوری بات مراد کو بتائی تو وہ بولا، ملک صاحب کوشش کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے کامیابی بھی ہو جائے گی۔ میں کھوجی کے ساتھ دوبارہ محلے بختے والا پہنچ گیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت 2 کانسٹیبل بھی تھے۔ میں اور مراد بابا گھوڑوں پر سوار تھے، جبکہ کانسٹیبل کے پاس سائیکلیں تھیں۔ اس زمانے میں ٹانگے، ریڑے، گھوڑے اور سائیکل وغیرہ پر ہی سواری کی جاتی تھی۔ جیپ اور موبائل گاڑیوں جیسی سہولتیں پولیس کو میسر نہیں تھیں۔ ہم قادر بخش کے گھر کے پچھواڑے پہنچ گئے۔ وہاں ایک چھوٹا سا میدان تھا۔ تھوڑی دیر بعد قادر بخش بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی پوچھا، ملک صاحب میری بچی کا کوئی سراغ ملا؟ میں نے کہا، میں تمہاری بیٹی کی تلاش میں سرگردہ ہوں، دعا کرو مجھے کامیابی مل جائے۔ آمین، اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں مراد نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ وہ کافی دیر تک زمین کا بغور معائنہ کرتا رہا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ملک صاحب، ڈاکوؤں کے گھوڑوں کا کھر ابھی تک پوری طرح مٹا نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم ان کا سراغ لگانے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اس نے پھر قادر بخش کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، گزشتہ رات کے بعد سے یہاں کسی اور نے گھوڑے وغیرہ تو نہیں باندھے؟ قادر بخش نے نفی میں سر ہلایا، نہیں جناب، یہاں تو کبھی کسی نے گھوڑے نہیں باندھے، اور رات کے بعد سے تو خاصی طور پر اس طرف کوئی چوپایا آیا ہی نہیں۔ پھر جو نشانات میری تجربے کار نگاہ دیکھ رہی ہے وہ یقیناً انہی ڈاکوؤں کے گھوڑوں کی سموں کے ہیں۔ مراد نے معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، بس تو بابا، پھر تم اپنا کام شروع کر دو۔ سرکار، میں تو کافی دیر پہلے اپنا کام شروع کر چکا ہوں۔ بابا مراد اس وقت اپنے گھوڑے سے نیچے اتر چکا تھا۔ میں گھوڑے پر ہی سوار تھا اور مراد والے گھوڑے کی لگام بھی میں نے ہی تھام رکھی تھی۔ اس وقت صبح کے 10 بج چکے تھے اور آسمان پر اگرچہ بادل موجود تھے لیکن چاروں جانب چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ بابا مراد ماہرانہ نظر سے زمین کا معائنہ کرتے ہوئے محلے بختہ والا سے باہر نکل آیا۔ دونوں سائیکل بردار کانسٹیبل ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ ہم چاروں کا مختصر سا قافلہ شیخو پورہ موڑ تک پہنچ گیا۔ یہاں کر بابا مراد نے واضح طور پر اعلان کیا، ملک صاحب، کھر بہت صاف مل رہا ہے۔ گھوڑوں کے قدموں کے نشانات سڑک کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے سڑک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یعنی نشانات کا رخ لاہور کی جانب ہے۔ فی الحال تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ وہ بغور سڑک کا معائنہ کرتے ہوئے بولا۔ ہم بابا مراد کی رہنمائی میں تقریباً 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کر چکے تو وہ اچانک ایک جگہ رک گیا۔ ملک صاحب، اس نے زمین کو دیکھتے ہوئے مجھے مخاطب کیا،
اب हमें यहाँ से अपना रुख तब्दील करना होगा। क्या मतलब है मुराद बाबा? मलिक साहब, यहाँ से आपके डाकुओं ने अपना रूट तब्दील किया है, बाबा मुराद ने कहा। इसीलिए हमें भी अपनी खोज की सिमत बदलना होगी। जिस मकाम पर मुराद बाबा खड़ा था, वहां से मेन रोड से एक ज़ेली कच्ची सड़क निकलती थी जो कच्चा एमनाबाद रोड कहलाती थी। मैंने मज़कूरा सड़क की तरफ इशारा करते हुए कहा, बाबा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो डाकू यहाँ से इस सड़क पर मुड़ गए थे? जी, मुझे यकीन है कि वो इसी सड़क पर मुड़े थे। वो बड़े वसूख से बोला। घोड़ों का खुरा बड़ी वाज़ेह रहनुमाई कर रहा है। मैंने कहा, बस तो फिर देर किस बात की है, तुम आगे आगे और हम तुम्हारे पीछे पीछे। वहां से एक मरतबा फिर बाबा मुराद ने जमीन का जायजा लेना शुरू कर दिया और हम इसकी तकलीद करते हुए रेलवे फाटक तक जा पहुंचे। फिर रेलवे लाइन क्रॉस करने के बाद हम कन्या लाल बाग में दाखिल हो गए। वो खासा गुंजान बाग था, आम के पेड़ फल से लदे हुए थे। बाग के दरमियान से गुजरते हुए हम जैसे ही बाहर निकले, अचानक धूप गायब हो गई। आसमान पर बादल पहले से मौजूद थे, लेकिन अब जो आसमान की तरफ देखा तो उसका मूड खासा खराब नजर आने लगा। यूं महसूस होता था जैसे अब तब में बारिश शुरू हो जाएगी। बाबा मुराद ने अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, मलिक साहब, अगर बारिश हो गई तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। डाकुओं के घोड़ों का खुर मिट जाएगा और हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाँ, कहते तो ठीक ही हो, मुझे भी तशवीश होने लगी। बाबा मुराद ने कहा, चलें, जहां तक मुमकिन है सुराख लगाने की कोशिश करते हैं। ये सीधा रास्ता नहर की तरफ जाता है। रास्ता तो सीधा ही है, लेकिन अगर खुर मिट गया तो? मैंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। उसी वक्त बूंदाबांदी शुरू हो गई। बाबा मुराद ने कहा, लो जी, हो गया काम। एक अच्छी बात यह हुई कि बूंदाबांदी हल्की ही रही। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि खुर और ज्यादा वाज़ेह हो गया। इस तरह हमारा फासला ज्यादा तेजी से तय होने लगा। लेकिन इस मौमिन और साजगार फिजा ने ज्यादा देर हमारा साथ न दिया और अचानक तेज बारिश होने लगी। वहां आसपास पना की कोई जाय भी नहीं थी। अगर हम नहर का पुल पार कर लेते तो आगे मौजू बेलीवाला में भी बारिश से बचने का इंतजाम कर सकते थे। नहर अपर जनाब के पुल तक पहुंचते पहुंचते हम बारिश में शराबोर हो चुके थे। मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास था। पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत खासी खराब चली आ रही थी और गुज़िश्ता दिन तो मुझे अच्छा खासा बुखार भी रहा था। लेकिन इस वक्त ऐसे हालात का सामना था कि कुछ भी ख्याल नहीं किया जा सकता था सिवाय अपने घोड़े और साइकिल दौड़ाते हुए हम पीलीवाला पहुंच जाते। अंग्रेज बहादुर के दौर का तामीर शुदा खूबसूरत पुल पार करके जैसे ही हम पीलीवाला की जानिब बढ़े, हमें नहर के किनारे चंद अफराद नजर आए। वो एक सिमत इशारा करते हुए आपस में बातें कर रहे थे। मौसम बरसात की एक शानदार बारिश में भीगना तो हैरत की बात नहीं थी, लेकिन जिस अंदाज में जमा थे उसने मुझे शक में मुब्तला कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद ही सारी सूरत हाल हम पर वाज़ेह हो गई। नहर किनारे झाड़ियों में किसी शख्स की लाश पड़ी थी। हमें नजदीक आते देखकर वो देहाती एक तरफ हट गए। इस दौरान में बारिश भी दोबारा बूंदाबांदी में तब्दील हो चुकी थी। हम इस वक्त सरकारी वर्दी में थे, सिवाय बाबा मुराद के। उसने तय बंदा के ऊपर कलियों वाला कुर्ता पहन रखा था। मज़कूरा लाश को देखकर मैं चौंक उठा। वो लाश एक गैर मामूली दराज कामत शख्स की थी। लम्हे के लिए मेरे जहन में झमाका सा हुआ। मुझे गुज़िश्ता रात की बात याद आने लगी जब कादिर बख्श ने बताया था कि वो दोनों डाकुओं में एक बहुत लंबा था, कमोबेश इसका कद 7 फीट था। ये लाश मज़कूरा डाकू पर फिट बैठती थी क्योंकि इस वक्त इसके चेहरे पर ढाटा मौजूद था। वो लाश एक गड्ढे के किनारे झाड़ियों में पड़ी थी। वहां ऊंची घास उगी हुई थी और जमीन खासी गीली हो रही थी। लाश को देखते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि इसकी मौत सर पर लगने वाली गोली से वाक़ई हुई थी। अगर ये इन 2 डाकुओं में से एक था तो इसका मतलब था कि हम बिल्कुल दुरुस्त खुर निकालते हुए वहां तक पहुंचे थे। गोया पस्ता कामर डाकू ने अपनी दराज कद साथी को मौत के घाट उतार दिया था और खुद सफिया को लेकर रफू चक्कर हो गया था। लेकिन दराज कद डाकू का घोड़ा कहाँ गया? मेरा जहन इस वक्त मुख्तलिफ ख्यालात की आमाजगा बना हुआ था। उस वक्त तक बारिश रुक चुकी थी और मेरा ख्याल है उस लाश की दरियाफ्त की खबर भी पेलीवाला पहुंच चुकी थी, क्योंकि देखते ही देखते वहां एक हुजूम इकट्ठा हो चुका था। मैंने वहां पर मौजूद तमाम अफराद से फर्दन फर्दन उस दराज का शख्स के बारे में पूछगछ की, लेकिन किसी ने भी इसे पहचानने की हामी नहीं भरी। वो सब के लिए अजनबी था और इससे पहले किसी ने इसे नहीं देखा था। मौके की कार्रवाई मुकम्मल करने में मुझे तकरीबन 2 घंटे लग गए। गनीमत यह हुई कि बारिश इस दौरान में थमी रही।
मैंने जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद पहली वाला से एक रेढ़ा मंगवाया और मज़कूरा शख्स की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। दोनों कांस्टेबल लाश के साथ ही गए थे। अब क्या इरादा है मलिक साहब? बाबा मुराद ने पूछा। मैंने पुरसोच अंदाज में सवालिया नजर से उसे देखा। वो बोला, मेरा मतलब है जनाब, वापस चलना है या आगे चलें? आगे कहाँ? बेली वाला से आगे हिंदू चक है, वो गर्दन हिलाते हुए बोला, और इसके आगे इमनाबाद। लेकिन खुर वाकई मिट चुका है, बाबा मुराद ने कहा। अब तो पूछपाछ कर ही गुजारा चलाया जा सकता है। मैंने कहा, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना पेलीवाला के अंदर जाकर भी मालूम कर लें, हो सकता है वहां से कोई सुराग मिल जाए। चलें, ऐसा भी कर लेते हैं। पेलीवाला बहुत छोटा सा गांव था। हम मुख्तलिफ लोगों से काफी देर तक पूछगछ करते रहे, दोनों डाकुओं का हवाला देकर और दूसरे अंदाज से भी, लेकिन कोशिश के बावजूद भी हमें कोई मुफीद बात मालूम न हो सकी। हम गांव से बाहर निकले तो मैंने महसूस किया कि एक शख्स हमारे पीछे पीछे आ रहा था। मैं रुक गया और सवालिया नजर से उस शख्स की तरफ देखा। वो भी ठिठक कर रुक गया। मैंने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहते हो? मैंने इससे पूछा। थानेदार साहब, पता नहीं बात आपके काम की है भी या नहीं, इसका फैसला आप खुद कर लेंगे। मैंने कहा, तुम कहो जो कहना चाहते हो। वो एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद बोला, मैं आज सुबह कोटली कंडियावाली से आ रहा था तो मैंने नहर के किनारे एक तन्हा घोड़े को देखा था। अच्छा, मैंने इसकी बात में दिलचस्पी लेते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है और तन्हा घोड़े से तुम्हारी क्या मुराद है? वो बोला, जनाब, मेरा नाम फजल करीम है, मैं पेलीवाला का ही रहने वाला हूँ। इधर कोटली गंडियावाली में मेरी बहन रहती है। मैं एक रोज पहले इसके पास गया था। वापसी पर मुझे वो घोड़ा नजर आया था। तन्हा घोड़े से मेरी मुराद यह है कि इसके साथ सवार नहीं था। मैंने पूछा, वो घोड़ा किसी एक जगह रुका हुआ था या चल रहा था? जनाब, वो आहिस्ता कदमों से चल रहा था। उसका रुख किस जानिब था? वो कोटली गंडियावाली की तरफ जा रहा था। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर पूछा, तुमने इस घोड़े को रोकने की कोशिश नहीं की? उसने नफी में जवाब दिया। मैंने पूछा, और कोई गैर मामूली बात जानते हो? वो इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता था। मैंने उसे फारिग कर दिया। बाबा मुराद ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, मलिक साहब, आपका इस घोड़े के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा, ज्यादा इम्कान तो इसी बात का है कि वो घोड़ा उस लंबू डाकू का हो सकता है जिसकी लाश थोड़ी देर पहले हम जिला अस्पताल भिजवा चुके हैं। मेरा भी यही ख्याल है, बाबा मुराद बोला। यहाँ से नहर के किनारे किनारे या तो हम कोटली कंडियाली वाली की तरफ जा सकते हैं या फिर दूसरी सिमत ख्याली की जानिब। अगर वो घोड़ा वाकई इस मकतूल डाकू का है तो इसने कोटली गंडियावाली का रुख क्यों किया? ये बात काबिल गौर है। अपनी बात खत्म करके बाबा मुराद मेरी जानिब देखने लगा। मैं इसकी बात की तह तक पहुंच गया। मैं समझ रहा हूं कि तुम किस जाविये से सोच रहे हो। अगरचे तुम्हारी बात में वजन है, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पर तुमसे इत्तेफाक नहीं करता। तुम यही कहना चाहते हो ना कि अगर घोड़े ने कोटली गंडियावाली का रुख किया है तो इसका ताल्लुक किसी गांव से हो सकता है। मुंतकी तौर पर बज़ाहिर तो ऐसा ही नजर आता है। हाँ, बज़ाहिर यही जाहिर होता है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। लेकिन इस बात के भी कभी इम्कानात हैं कि जानवर का मुंह जिस तरफ उठा वो उसी तरफ चल दिया। लेकिन वो ख्याली की तरफ भी तो जा सकता था। बाबा मुराद अपने मौकिफ पर डटा हुआ था। उसने कोटली गंडियावाली का ही रुख क्यों किया? मैंने कहा, इसकी एक वजह तो यह है कि दराज कर डाकू की लाश जिस मकाम पर पाई गई है वो नहर पुल के उस जानिब वाक़ है जिस तरफ से नहर आ रही है, यानी नहर की बलाई जानिब, और इसी सिमत में मौजू कोटली गंडियावाली है। नहर का बहाव कोटली गंडियावाली से ख्याली की जानिब है और उस तरफ जाने के लिए घोड़े को पहले सड़क अबूर करना पड़ती, यानी पुल की दूसरी तरफ जाना पड़ता। मैं आपके दलाइल को रद्द नहीं करूंगा, मुराद बाबा ने कहा, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं है। फिर तुम क्या चाहते हो? मेरा ख्याल है हमें कोटली गंडियावाली का भी एक चक्कर लगा लेना चाहिए। चलो, तुम कहते हो तो ये भी कर लेते हैं। हम अपने अपने घोड़ों को चलाते हुए कोटली गंडियावाली की तरफ बढ़ने लगे। नहर के साथ साथ चलते हुए हम अपने मतलूबा गांव पहुंच गए। पेलीवाला के नजदीक पाए जाने वाली दराज कर डाकू की लाश की खबर अभी तक कोटली गंडियावाली तक नहीं पहुंची थी। यहाँ पहुंचकर हमें मज़कूरा घोड़े का सुराग मिल गया। पूछगछ पर हमें मालूम हुआ कि वो घोड़ा इस वक्त सरवर अली की भैंसों के साथ उसके बाड़े में बंधा हुआ है। सरवर अली एक आम सा देहाती था, खेती बाड़ी करके गुजर बसर कर रहा था। हम सीधे इसके पास पहुंच गए। सरवर अली की जुबानी हमें मालूम हुआ
कि उसने घोड़े को लावारी समझकर अपने बाड़े में बांध दिया था। जनाब, मैंने ये घोड़ा कहीं से चोरी नहीं किया। वो खासा सहमा हुआ था, बस नहर के किनारे मिल गया और मैं इसे साथ ले आया। आप सबसे पूछ सकते हैं। मैंने बाकायदा ऐलान कर दिया था कि जिसका घोड़ा हो वो आकर ले जाए। मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, हाँ, हमें मालूम हो चुका है, तुमने जो ऐलान कर रखा है, इसीलिए तो हम सीधे तुम तक पहुंचे हैं। जनाब, अगर ये घोड़ा आपका है तो आप ले जाएं। वो डरे सहमे अंदाज में बोला, मैंने इसका अचार नहीं डालना। मैंने कहा, यह घोड़ा हमारा तो नहीं है, लेकिन हम इसे साथ जरूर ले जाएंगे। जैसे आपकी मर्जी जनाब, मैं कानून से मत्था तो नहीं लगा सकता। वो खासा सीधा साधा शख्स दिखाई देता था। मैंने सोचा इससे कुछ मालूम करना चाहिए। मैंने कहा, सरवर अली, तुम मुझे खासे समझदार और ईमानदार दिखाई देते हो। मैं जो कुछ पूछूं इसका सच सच जवाब देना। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, जनाब, अगर मैं झूठ बोलूं तो इसी वक्त जमीन में धंस जाऊं। आप पूछें जी। मैं आपको एक बात सच बताऊंगा। मैंने पूछा, तुम इस गांव में कब से रह रही हो? सरकार, यहीं का जिमपुल हूँ। यहाँ के तमाम लोगों से वाकिफ भी होंगे, एक एक बच्चे से वाकिफ हूँ माई बाप। मैंने उसके चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा, सरवर अली, जरा सोच कर बताओ, इस गांव में कोई ऐसा शख्स भी रहता है जो कदबुद में पूरा पहाड़ नजर आता हो, यानी पूरा 7 फीट का? वो सोच में पड़ गया, फिर उलझे हुए लहजे में बोला, सरकार, फिटों का तो हिसाब में नहीं लगा सकता, लेकिन इस गांव के सबसे ऊंचे लंबे आदमी को जरूर जानता हूँ। मलिक सरदार अली यहाँ के सबसे दराज कद आदमी है जनाब। क्या वो इस वक्त गांव में मौजूद हैं? जी हाँ, होना तो चाहिए। वो पुरवसूख लहजे में बोला, वो सामने इनका डेरा है। हम सरवर अली की रहनुमाई में मलिक सरदार के डेरे पर पहुंच गए। मलिक सरदार वहां का एक आसूदा हाल जमींदार था। वो बड़े तपाक से मिला। उसे मिलकर मुझे अंदाजा हुआ कि वो एक माकूल आदमी था। उसका कद 6 फीट से निकलता हुआ था, यही कोई 2 इंच ऊपर होगा। उसने बड़े मौसिब अंदाज में हमारी आमद की गर्ज व गायत दरियाफ्त की। मैंने इसे मुख्तसर तमाम हालात बता दिए। उसने भरपूर ताउन का मुजाहरा करते हुए बताया, इस गांव में तो पिछले 30 साल से ऐसा कोई शख्स नहीं पाया गया जैसा हुलिया आपने बताया है। मैंने कहा, और इस पस्ता कामत डाकू के बारे में क्या ख्याल है? इतने छोटे कद का कोई आदमी भी मैंने आज तक यहाँ नहीं देखा। मलिक सरदार ने बताया, आप देख ही रहे हैं, ये एक छोटा सा गांव है। यहाँ का हर आदमी दूसरे को अच्छी तरह जानता है। आपने जिन 2 डाकुओं के कदबुत और हुलिये का जिक्र किया है, वैसे आदमियों का इस गांव से कोई भी ताल्लुक नहीं रहा। मैंने कहा, दराज कर डाकू की लाश तो मैंने जिला अस्पताल पहुंचा दी है। मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने पस्ता कामत साथी की गोली से हलाक हुआ है। अब मुझे उसी डाकू की तलाश है। आप चाहे तो इस गांव के घर घर की तलाशी ले लें। मलिक सरदार ने ताउन आमेज लहजे में कहा, अगर यहाँ ऐसा कोई वाकया हुआ होता तो मुझे जरूर खबर हो जाती। फिर आप तो बता रहे हैं वो डाकू बख्तेवाला से एक नौजवान लड़की को भी अगवा करके लाए हैं। ये अगवा और डकैती की वारदात है, मैंने कहा। मलिक सरदार ने कहा, वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका मतलूबा डाकू किसी नौजवान लड़की को अगवा करके हमारे गांव तक नहीं पहुंचा। फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए मालूमात करवा लेता हूँ। फिर उसने एक मुलाजिम सूरत शख्स को आवाज दी, ओए निक्के, जरा उनके जा और चाचा बरकत को बुला। निक्के के जाने के बाद वो मुझसे मुखातिब हुआ, मलिक साहब, ये अपना चाचा बरकत है ना, इसे अपने गांव की दाई अम्मा समझ लें। एक एक घर और एक एक फर्द की खबर रखता है। बड़ा चलता पुरसा है जनाब। अपने गांव की क्या, बल्कि इसे तो आसपास के गांव की ताज़ा तरीन खबरें मालूम होती हैं। फिर तो ये बहुत काम का बंदा है सरदार साहब। हम बातें कर ही रहे थे कि फीका चाचा बरकत को लेकर आ गया। मुझ पर नजर पड़ते ही बरकत चौंका, लेकिन घबराया बिल्कुल नहीं। वो सीधा मलिक सरदार के पास पहुंचा और कहा, जी मलिक साहब, आपने मुझे याद किया। बरकत एक सेहतमंद और एक उधेड़ उम्र शख्स था। मलिक सरदार अली ने मुख्तसर उसे बताया कि हम किस सिलसिले में वहां गए थे। वो पूरी तवज्जो से मलिक सरदार की बात सुनता रहा, फिर नफी में सर हिलाते हुए बोला, हमारे गांव में ऐसा कोई घुड़सवार डाकू नहीं पहुंचा जिसके साथ कोई नौजवान लड़की भी हो। वैसे मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था। वो अब मुझसे मुखातिब था। आप जब पीलीवाला के पास मौके कार्रवाई में मसरूफ थे तो मैं भी उस वक्त वहीं था। आप इत्मीनान रखें थानेदार साहब, हमारे गांव का कोई आदमी डाकुओं से कोई ताल्लुक रखता है और ना ही इनके बारे में जानता है। मैंने भी इस डाकू की लाश झाड़ियों में पड़ी देखी थी। उसका चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरे लिए ये कतई अजनबी था।
अलबत्ता ये बात मुझे मालूम नहीं थी। सरदार अली को जो लावारिस घोड़ा मिला था वो घोड़ा उसी डाकू का था जिसकी लाश आपने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई थी। मैंने कहा, चाचा बरकत, मुझे तुम्हारे ताउन की जरूरत है। हुक्म करो सरकार, हमने हमेशा ताउन किया है। बरकत के बजाय मलिक सरदार अली ने कहा, फिर आप तो हमारी ही बरादरी के हैं, आपसे ताउन करके तो हमें बड़ी खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब का, मैंने मलिक सरदार की तरफ देखते हुए कहा। वो खुश दिली से बोला, मलिक साहब आप हुक्म करें, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। और हाँ, ये शुक्रिया वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, मुझे शक है कि वो पस्ता कामर डाकू यहीं कहीं आसपास के किसी गांव में पनाह लेगा, बस उस पर नजर रखने की ज़रूरत है। मलिक सरदार ने एक गहरा हुनकारा भरा, फिर पूछा, उसके हुलिये के बारे में कुछ बताएंगे जनाब। मैंने पहले सफिया का हुलिया बताया जो मखविया के बाप कादिर बख्श ने तफसीलन मालूम हो चुका था। फिर पस्ता कामर डाकू के बारे में सिर्फ इतना ही बता सका कि उसकी बाएं आंख पर किसी गहरे जख्म का निशान है। ये बात मुझे जीनत बीबी की जुबानी मालूम हुई थी। हज़ाबाद कादिर बख्श ने उसकी तस्दीक भी की थी। पूरी बात सुनने के बाद सरदार अली ने चाचा बरकत की तरफ देखा और सवालिया लहजे में दरियाफ्त किया, चाचा समझ गए हो ना? बड़ी चंगी तरह समझ गया मलिक साहब। वो सीने पर हाथ रखते हुए बोला, मैं आले दवाले के पिंडों पर भी नजर रखूंगा, आप फिक्र ही ना करें। मैंने कहा, मैं भी इन्हें हर गाड़ी गांव में ढूंढने के इंतजाम तो करूंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आपका ताउन भी शामिल हाल रहा तो मुझे उम्मीद है बहुत जल्द कामयाबी हमारे कदम चूमेगी इंशाअल्लाह, मलिक सरदार ने तयक्कुन से कहा। मैं उठकर खड़ा हो गया, अब हम चलते हैं। ओ मलिक साहब, कुछ देर तो और बैठें। मलिक सरदार भी उठते हुए बोला, अभी तो आपकी खातिर तवाज़ु भी करना है। इसकी ज़रूरत नहीं है मलिक जी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अल्लाह के फजलो करम से मैं रोज़े से हूँ, खातिर तवाज़ु उधार रही। ओ अच्छा, वो जल्दी से बोला, चले फिर रोज़ा खोलकर चले जाएं। नहीं, अभी थाने में बहुत मसरूफियत है। मैंने बाहर की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। मलिक सरदार ने हमें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम रुक नहीं सकते थे, इसीलिए उसने हथियार फेंक दिए। अलबत्ता उसने इसरार करके चौसा आमों का एक थैला हमें थमा दिया। मेरी तरफ से यह हकीर सा तोहफा लेते जाएं मलिक साहब, आप पहली बार आए हैं, मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सका, आपको खाली हाथ रुखसत करते हुए अच्छा नहीं लगता। मैंने इसकी ख्वाहिश पूरी करते हुए मज़कूरा आमों का वो थैला अपने घोड़ों पर बार कर लिया। फिर हम वापस थाने आ गए। जब हम थाने पहुंचे उस वक्त असर की अजान हो रही थी। नमाज से फारिग होने के बाद मैं अब तक की कारगुजारी की रिपोर्ट तैयार करने लगा। दूसरी सुबह मैं खुद एसपी साहब से जाकर मिला और इस सिलसिले में उनसे खसूसी ताउन की अपील की। उन्होंने अपने ताउन का भरपूर यकीन दिलाया। उसी रोज़ मैंने सादा लिबास पुलिस एहलकारों की मुख्तलिफ टोलियां तरतीब दी। हर टोली में 3-3 एहलकार शामिल थे। आप इसे एक मुख्तसर पुलिस पार्टी भी कह सकते हैं। मैंने इन्हें तमाम तफसीलात अच्छी तरह समझाने के बाद ख्याली, हिंदुचक, एमनाबाद, छछरवादी और आसपास के दीगर गांवों की तरफ रवाना कर दिया। मैंने इन्हें सारा तरीक़ेकार ज़हन नशीं करवा दिया था। इन्हें पस्ता कामर डाकू और सफिया का खोज लगाना था। निहायत होशियारी और चालाकी के साथ इस तरफ से मुतमईन होने के बाद मैं दफ्तरी कामों में मसरूफ हो गया। अगले रोज़ दराज कर डाकू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उसकी मौत सर में लगने वाली गोली से वाक़ई हुई थी। इसके साथ ही एक सनसनीखेज खबर भी आई थी। मज़कूरा डाकू की शनाख्त हो गई थी। उसका नाम अल्लाह रखा उर्फ रखू बदमाश था। वो खोकर का रहने वाला था और गुज़िश्ता 4 साल से जेल में था। वो मुत्तई जराइम की सज़ा काट रहा था। सबसे अहम इंकशाफ ये हुआ कि वो चंद रोज़ कबल जेल से फरार हुआ था। इंकशाफ होते ही कि रखू एक मफरूर कैदी था, मेरे जहन में तेज़ रोशनी के झमाके होने लगे। उस वक्त मखविया की वालदा जीनत बेबी की जनून की कैफियत में कही हुई एक एक बात मुझे याद आने लगी। उसने पूरे यकीन के साथ कहा था कि पस्ता कामर डाकू उसे साजी जैसा लगा था। उस वक्त मैंने जीनत की बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। फिर अजाबाद साजी की मां नासरा ने भी मुझे यकीन दिलाया था कि साजी डिस्ट्रिक्ट जेल में ही बंद था, इसीलिए भी मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया था। बल्कि सच्ची बात तो ये है, मैंने साजी के जेल से फरार के इम्कान को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। लेकिन अब रखू के बारे में हकीकत जान लेने के बाद मेरा जहन चीख चीख कर कह रहा था कि यकीनन साजी भी जेल से फरार हो चुका होगा। अब इसकी तस्दीक बहुत ज़रूरी हो गई थी। मैंने कादिर बख्श को दराज कर डाकू रखू की लाश दिखाई थी। उसने तस्दीक की थी कि ये वही शख्स उसके घर में डाका डालने आया था और अपने हमरा उसकी बेटी को भी उठाकर ले गया था।
उसी रोज मैंने अपने जराए से यह भी मालूम कर लिया कि साजी जेल से फरार हो चुका था। मुझे पता चला कि चंद रोज कबल डिस्ट्रिक्ट जेल से 3 अफराद फरार हुए थे, जिनमें सजावल उर्फ साजी, अल्लाह रखा उर्फ रखू और यूनुस उर्फ योना शामिल थे। एक इत्तला के मुताबिक ये सब कुछ जेल के अमले की मिली भगत से हुआ था। रखू अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच चुका था। साजी को हम पूरी सरगर्मी से तलाश कर रहे थे और योना से हमें कोई खास वाकफियत नहीं थी। योना के बारे में पता चला कि वो किला दीदार सिंह का रहने वाला था। मैं इन्हीं सोचों में गुम था और सफिया वगैरह को तलाश करने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहा था कि एक ख्याल मेरे जहन में बिजली के कूंदे की तरह लपका। मैंने सोचा इस सिलसिले में यूनुस उर्फ योना को भी चेक करना चाहिए। योना का एड्रेस मैं अपने जराए से मालूम कर चुका था। दूसरे रोज मैं किला दीदार सिंह पहुंच गया। हालांकि इस बात की कभी उम्मीद नहीं थी कि साजी सफिया को लेकर किला दीदार सिंह पहुंचा होगा, क्योंकि उसने रखू के साथ जो रूट इख्तियार किया था वो इमनाबाद की तरफ जाता था। लेकिन फिर भी चेक करने में कोई हर्ज नहीं था। ये तस्दीक होने के बाद कि सजावल उर्फ साजी जेल से फरार हो चुका था, मैं इस मुंतकी नतीजे पर पहुंचा था कि सफिया को जीनत के यकीन आमेज खदशे के मुताबिक साजी ही ने अगवा किया था। किला दीदार सिंह में ये खबर तो पहुंच चुकी थी कि योना जेल तोड़कर फरार हो गया है, लेकिन उसने अपने इलाके का रुख नहीं किया था। बखबर जराए के मुताबिक मैंने तसल्ली कर ली कि योना किला दीदार सिंह नहीं पहुंचा था। वैसे भी मुझे योना से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, बस एक ज़मनी इम्कान की खातिर मैं उसे चेक करने गया था। ताहम किला दीदार सिंह के मुतालिका थाने के इंचार्ज को पूरी सूरत हाल बताने के बाद मैंने ताउन की दरख्वास्त की थी। उसने मुझे यकीन दिलाया कि जैसे ही योना की कोई खबर मिली या इसके हवाले से साजी वगैरह के बारे में कुछ पता चला, वो फौरन मुझे इत्तला देगा। आइंदा 3 रोज खामोशी से गुजर गए। चौथे रोज चाचा बरकत थाने आया। वो अपने साथ एक अहम इत्तला लाया था। मैंने फौरन उसे अपने कमरे में बुला लिया। पहले तो मैं आपको मलिक सरदार साहब का सलाम पहुंचा दूं। वो छूटते ही बोला, वो आपको बहुत याद कर रहे थे। भाई वालेकुम सलाम, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए चाचा बरकत से पूछा, बैठो और इत्मीनान से बताओ तुम क्या अहम इत्तला लाए हो। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया और बड़ी ढिठाई से बोला, जनाब मैं एक तकसीर बंदा हूँ, नमाज रोजे से बहुत दूर, इतनी गर्मी में पेंडा करके आया हूँ। एक गिलास ठंडा पानी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कांस्टेबल को अपने कमरे में बुलाया और चाचा बरकत के लिए एक गिलास ठंडा पानी लाने का हुक्म दे दिया। अगरचे बरकत का ये अंदाज मुझे कदरे नागवार गुजरा था, ताहम इस वक्त मसलहत का तकाजा यही था कि मैं इससे नरमी का बर्ताव करूं। एक के बाद दूसरे पानी का गिलास अलग से उतारने के बाद बरकत ने इत्मीनान भरी सांस खारिज की और बोला, मलिक साहब, मौजू हिंदू चक के बारे में मैं आपको एक खास खबर देने के लिए आया हूँ। मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ। मैंने कहा, तुम शुरू हो जाओ। बरकत ने बताया, मैंने अपने जराए से पता चलाया है कि कुछ रोज पहले हिंदू चक के एक डेरे पर कोई ढाटा पोश घुड़सवार आया था। उसके साथ एक नौजवान लड़की भी थी। उन्होंने वहां रात गुजारी थी। मैं सीधा होकर बैठ गया। बरकत चाचा वाकई बहुत अहम खबर लाया था। मैंने बेताबी से पूछा, फिर क्या वो अब भी वहीं मौजूद हैं? वो नफी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, वो दूसरी सुबह वहां से चले गए थे। एक लम्हे को खामोश होकर उसने इजाफा किया, इस बारे में दो राय पाई जाती है। एक ख्याल के मुताबिक दूसरे रोज सुबह वो घुड़सवार अकेला ही वहां से रुखसत हुआ था और दूसरा ख्याल ये है कि वो नौजवान लड़की भी इसके साथ ही रुखसत हुई थी। ये दोनों ख्याल या आरा किसकी हैं? बरकत ने ऐसी नजर से मुझे देखा जैसे मुझे इसकी बात का यकीन ना आया हो। एक लम्हे को तामुल करने के बाद उसने बताया, ये दोनों ख्यालात मैंने खुद कायम किए हैं। अपनी तफ्तीश के बाद मैं खुद हिंदू चक गया था। फिर तुम किस नतीजे पर पहुंचे? मैंने सादे से लहजे में कहा, मेरा मतलब है तुम्हें अपना कौन सा ख्याल ठीक लगा? वो बोला, मैं इस डेरे पर मौजूद शख्स से भी मिला था। उसका नाम खुशी मोहम्मद है। खुशी मोहम्मद की जुबानी मुझे पता चला कि उन दोनों ने वहां रात गुजारी थी और वो घुड़सवार खुशी मोहम्मद का देरीना शनासा था, जबकि खुशी मोहम्मद के बयान के मुताबिक उसके साथ नौजवान लड़की उसकी बीवी थी, यानी घुड़सवार की बीवी। एक रात डेरे पर गुजारने के बाद वो दूसरी सुबह वापस चले गए थे। कहाँ वापस चले गए थे? बरकत ने बताया, खुशी मोहम्मद के मुताबिक इन्हें बख्ते वाला जाना था। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं आपको वही बता रहा हूँ जो खुशी मोहम्मद से मुझे पता चला है। बरकत चाचा ने एक एक बात पर जोर देते हुए कहा, घुड़सवार ने खुशी मोहम्मद को बताया था
कि वो अपनी बीवी को इसके मैके एमनाबाद से लेकर आ रहा था और अब अपने घर बख्ते वाला जाना चाहता था। ये तो बिल्कुल उल्टा चक्कर ही हो गया। मैंने ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए कहा, जी हाँ, मुझे भी कोई गड़बड़ महसूस होती है। बरकत वाला या तो खुशी मोहम्मद गलत बयानी से काम ले रहा है या फिर घुड़सवार ने ही उससे झूठ बोला था। आप खुद खुशी मोहम्मद से मिलकर मालूमात हासिल कर लें। खुशी मोहम्मद के पास तो मैं अभी और इसी वक्त जाऊंगा, मैंने पुरज़म लहजे में कहा। फिर बरकत से पूछा, और तुम्हारे दूसरे ख्याल की वजह क्या है? यानी यह कि वो घुड़सवार दूसरी सुबह अकेला ही वहां से रुखसत हुआ था। वो तामुल करते हुए बोला, मलिक साहब, चूंकि किसी भी शख्स ने सफिया नामी इस नौजवान लड़की को घुड़सवार के साथ जाते हुए नहीं देखा, इसीलिए मैंने ख्याल किया कि शायद वो अकेला ही गया हो। तुम बाद औकात बहुत उलझी हुई बातें करने लगते हो बरकत अली, मैंने झंझलाहट आमीज अंदाज में कहा। वो निदामत आमीज लहजे में बोला, अनपढ़ हूं ना सरकार, इसीलिए आपकी तरह पढ़ा लिखा होता तो ढंग से बात करने का सलीका भी आ जाता। बस गुजारा चलाएं जनाब, मुझे जो कुछ मालूम हो सका मैंने आप तक पहुंचा दिया। मलिक सरदार अली ने मुझे ताकीद की थी कि मैं आपको ये इत्तला देकर फौरन वापस आ जाऊं। मैंने कहा, मेरी तरफ से मलिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना और इन्हें मेरा सलाम भी कहना। ठीक है जनाब, अब मैं जाऊं? वो उठते हुए बोला। मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। थोड़ी देर के बाद ASI असलम बाजवा मेरे सामने बैठा था। मैंने बरकत के जाने के बाद उसे अपने कमरे में बुला लिया था। मैं चाहता था कि हम फौरी तौर पर हिंदू चक रवाना हो जाएं। वहां पर पहले ही हमारे 3 अहलकार सादा लिबास में मौजूद थे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उनकी तरफ से अभी तक कोई मुफीद इत्तला थाने नहीं पहुंची थी। पूरी बात सुनने के बाद असलम बाजवा ने कहा, मलिक साहब, हिंदू चक हम किस तरह जाएंगे? मैंने कहा, थाने में घोड़े तो मौजूद होंगे ना? सिर्फ एक है, उसने जवाब दिया। ओह, मैं कुछ सोचने लगा। मलिक साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो तांगे वगैरह का इंतज़ाम हो सकता है, इस बारे में क्या ख्याल है? इस वक्त मुझे ख्याल जाहिर करने की फुर्सत नहीं है, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। बस तुम जल्द अज जल्द हिंदू चक पहुंचने का इंतज़ाम करो। घोड़े, साइकिलें, तांगा या रेड़ा कुछ भी देख लो। मखविया, सफिया और साजी डाकू का एक मुहिम सा सुराख मिला है, हमें पहली फुर्सत में वहां पहुंचना चाहिए। कुछ देर बाद ASI एक तांगा पकड़ लाया। तांगा बान का नाम दिलावर था। उसके तांगे में एक सेहतमंद घोड़ा जुता हुआ था। मैंने दिलावर को मुखातिब करते हुए पूछा, हिंदू चक में आने और जाने के कितने पैसे लोगे? वो बेयकीनी से मुझे तकने लगा। मैंने कदरे डांट आमेज लहजे में कहा, ऐसे क्या देख रहे हो अहमक, मैंने ऐसी कौन सी अजीब बात कह दी? वो लुकनत आमेज लहजे में गोया हुआ, अभी आपने किराए के बारे में ही पूछना है ना? हाँ, तुम इस कदर हैरान क्यों हो रहे हो? वो जुस्बुस होते हुए बोला, माई बाप, हैरान इस बात पर हो रहा हूँ कि आज पहली मर्तबा किसी पुलिस वाले ने मुझ गरीब से किराए के बारे में पूछा है, वरना तो आप लोग धड़ल्ले से तांगे में सवार होते हैं और जहाँ जाना हो वहाँ का नाम बताकर हुक्म चलाते हैं, बस हुक्म चलाते हैं। उसकी मासूमाना बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कदरे नरम लहजे में कहा, दिलावर, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, आपको देखकर तो यही लग रहा है। मैंने कहा, किसी शख्स के इनफरादी फेल की वजह से पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम नहीं करना चाहिए। अगर इजाज़त हो तो एक बात कहूँ? वो लजाहत आमेज अंदाज में बोला। मैंने इजाज़त दे दी तो इसने कहा, जनाब, यहाँ तो पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आप पहले आदमी मुझे नजर आए हैं जो थानेदार होने के बावजूद भी मुझसे किराए की बाबत पूछ रहे हैं। मैंने दिलावर से बहस में वक्त ज़ाया करने के बजाय कहा, हाँ भाई, मैं थानेदार हूँ और ज़रा वक्री टाइप का। मैंने हिंदू चक आने जाने का किराया 5 रुपये ठहरा लिया। उसके साथ ही मैंने दिलावर को बता दिया था कि वहाँ कुछ देर भी लग सकती है। वो तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। बोला, जनाब, 5 रुपये में तो मैं पूरे 5 दिन भी आपकी खिदमत में रह सकता हूँ। हम हिंदू चक पहुंचे तो इस वक्त 10 बज चुके थे। उस रोज बरकत चाचा सुबह ही सुबह थाने पहुंच गया था। उसने मुझे बताया था कि चूंकि आज उसे गांव में बहुत ज्यादा काम था, इसीलिए मलिक सरदार अली ने जल्दी ही उसे वापस आने को भी कहा था। खुशी मोहम्मद के डेरे तक पहुंचने में हमें किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। वो डेरा गांव से जरा हटकर बाहर बना हुआ था। दरअसल वो डेरा चौधरी हक नवाज का था और खुशी मोहम्मद चौधरी का मुलाजिम था, जो डेरे पर रहते हुए काश्तकारी के मुख्तलिफ अमूर की निगरानी करता था। खुशी मोहम्मद इस वक्त डेरे में मौजूद था। उसकी उम्र लगभग 30 साल होगी। वो हमें देखते ही घबरा गया और डेरे के अंदरूनी हिस्से की जानिब जाने लगा। मैंने उसे तेज आवाज में पुकारा, ओए रुक जाओ। वो रुक गया और सरासीमा नजर से मुझे देखने लगा। उस वक्त हम बाकायदा वर्दी में थे।
मैंने कड़क कर पूछा। तुम ही खुशी मोहम्मद हो? जी हाँ, मैं ही खुशी मोहम्मद हूँ, वो मिनमिनाया। मैंने पूछा, ये क्या बात है खुशी मोहम्मद, तुमने क्या जुर्म किया है? सरकार, मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। फिर हम पर नजर पड़ते ही तुम अंदर की जानिब क्यों खिसक रहे थे? मैंने तेज लहजे में कहा। तुम्हारा अंदाज ऐसा था जैसे तुम हमसे डरकर भागने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? वो ठहर ठहर कर बोला, सच सच बता दो। हाँ हाँ बताओ, एएसआई ने कहा। सरकार, खुशी मोहम्मद मेरी तरफ देखते हुए बोला, दरअसल मैं आपकी वर्दी देखकर डर गया था। सुना है पुलिस वाले बहुत खतरनाक होते हैं। ये तुमने किससे सुन लिया खुशी मोहम्मद? मैंने कहा, पुलिस का काम तो खतरनाक लोगों को गिरफ्तार करके जेलों तक पहुंचाना है। वो बोला, जनाब मैं तो यही जानता था कि पुलिस वालों से डरना चाहिए। मैंने कहा, खुशी मोहम्मद, चोरों, उचक्कों और बदमाशों को वाकई हमसे डरना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखो, शरीफ आदमियों को हमारी वर्दी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो कदरे मुतमईन नजर आने लगा, फिर बोला, जनाब मैं अभी तक नहीं समझ सका हूँ कि आप मेरे पास क्यों आए हैं। ये भी पता चल जाएगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। जरा हमें बैठने का इंतजाम करो। वो पीपल के एक दरख्त के नीचे चारपाइयां बिछाने लगा। मैं तायराना निगाह से डेरे का जायजा लेने लगा। वो वसी और अरीज सहन वाला एक डेरा था जिसमें जा बजा दरख्त लगे हुए थे। डेरे के पिछले हिस्से में 3 नीची छतों वाले कमरे बने हुए थे। डेरे की मगरिबी दीवार के साथ चारा कतरने वाला टोका नस्ब था। मशी की दीवार के साथ ईंटों की पुख्ता खड़लियों पर चंद मवेशी बंधे हुए थे। खुशी मोहम्मद चारपाइयां बिछा चुका तो मैंने कहा, खुशी मोहम्मद बैठेंगे तो हम बाद में, इत्मीनान के साथ। पहले जरा मैं इन कमरों को चेक करना चाहता हूँ। फिर मैंने डेरे के पिछले हिस्से में बने हुए कमरों की जानिब इशारा किया, जिनमें से 2 के दरवाजे बंद थे। मेरी बात सुनकर खुशी मोहम्मद के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। वो नजर चुराते हुए बोला, आप इन कमरों में क्या चेक करना चाहते हैं? बस मामूल की कार्रवाई समझ लो, मैंने सरसरी से लहजे में कहा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने कौन सा जुर्म किया है? इसके साथ ही मैंने इन कमरों की जानिब कदम बढ़ा दिए। सबसे पहले मैंने इस कमरे में झांका जिसका दरवाजा खुला हुआ था। वो दरमियानी साइज का एक आम सा कमरा था। अंदर 3 चारपाइयां बिछी हुई थीं, जिन पर डब्बीदार खेस भी मौजूद थे। उसके अलावा एक तरफ दीवार में ताक सा बना हुआ था जिसमें तेल की बोतलें, एक अदद कंघा और एक छोटा साइज का आईना भी नजर आ रहा था। मैंने कमरे की हर चीज का जायजा लिया, फिर चारपाइयों के नीचे झांक कर देखा। वहां मुझे जस्त का एक ट्रंक रखा नजर आया। मैंने खुशी मोहम्मद से कहा, इसे खोल कर दिखाओ। खुशी मोहम्मद ने ट्रंक खोलते हुए पूछा, सरकार आपको किस चीज की तलाश है? मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए जस्ती ट्रंक के अंदर का जायजा लिया। उसमें कोई काबिल एतराज चीज मौजूद नहीं थी। चंद जोड़ी कपड़े के अलावा एक धारीदार रुमाल और 2 बनियानें थीं। मैंने इसे कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद वाले कमरे के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर खुशी मोहम्मद से पूछा, सर ये कमरे तो खोल कर दिखाओ खुशी मोहम्मद। इन कमरों में कोई खास चीज नहीं है जनाब, खुशी मोहम्मद ने कहा। फजूल सा सामान भरा हुआ है इनके अंदर। मैंने ठोस लहजे में कहा, मैं वही फजूल सामान देखना चाहता हूँ। एक लम्हे के लिए खुशी मोहम्मद ने ऐसी नजर से मुझे देखा जैसे उसे मेरी दिमागी सेहत पर शक गुजरा हो। फिर अपनी डब में से चाबियों का एक गुच्छा निकालकर वो मुखफल कमरा खोलकर हमें दिखाने लगा। एक कमरे के अंदर खुश्क चारे का बहुत बड़ा ढेर था। दूसरे कमरे में मुख्तलिफ ज़राई आलात, खाली बोरियां, टूटी हुई 2 चारपाइयां वगैरह पड़ी थीं। इन दोनों नीम तारीख कमरों में सीलन की वजह से खासी नागवार सी बू फैली हुई थी। मैंने दोनों कमरों के सामान का तनकीदी जायजा लिया। फिर खुशी मोहम्मद से कहा, तुम अब इन कमरों को दोबारा बंद कर दो और हमारे पास पीपल के नीचे आ जाओ, बाकी बातें वहीं पर होंगी। अपनी बात खत्म करते ही मैं पीपल के नीचे बिछी चारपाइयों की तरफ बढ़ गया। एएसआई असलम बाजवा मेरे साथ ही था। खुशी मोहम्मद ने दोनों कमरों को दोबारा मुकफिल करने के बाद चाबियों का गुच्छा अपनी तयबंद की डब में रखा और हमारे पास आ गया। मैंने इसे मुखातिब करते हुए कहा, खुशी मोहम्मद, अब मैं तुमसे कुछ ज़रूरी सवालात करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम इनके ठीक ठीक जवाब दोगे। वो बोला, जनाब मैंने अब तक अभी एक झूठ नहीं बोला और आइंदा भी नहीं बोलूंगा। आप पूछे क्या पूछना चाहते हैं? मैंने कहा, अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे तो अपने हक में अच्छा ही करोगे, वरना तुम जानते नहीं कि दरोह कोई करने वालों के साथ हम कैसा सलूक करते हैं। फिर तुम्हारा चौधरी हक नवाज भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा। आप चौधरी साहब को भी जानते हैं? वो चौंका। मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ जानता हूँ।
मैंने मायने खेस लहजे में कहा। फिर पूछा, तुम चौधरी के पास कब से मुलाजिम हो? जनाब 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, मुझे पता चला है कि तुम यहाँ अकेले ही रहते हो, तुम्हारी बीवी बच्चे कहाँ हैं? मैंने अभी तक शादी नहीं की, खुशी मोहम्मद ने बताया, इसीलिए बच्चों का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस जी छड़ा ठाठ हूँ, अल्लाह का शुक्र है रोजी रोटी का मसला चौधरी साहब हल कर देते हैं, बाकी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा, चंद रोज कबल तुम्हारे पास 2 मेहमान आए थे। अपनी बात खत्म करते ही मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लिया। मुझे वाज़ेह तौर पर उसका चेहरा मुतखय्यर नजर आया। वो अटकते हुए बोला, मेहमान? मैंने सरजनिश आमेज़ लहजे में कहा, तुमने वादा किया है कि झूठ नहीं बोलोगे। जी जी, मेहमान आए थे मेरे पास। मैंने कहा, 2 मेहमान? जी वो 2 ही थे, एक मर्द और एक औरत। जी बिल्कुल। कौन थे वो लोग? मैंने सवाल किया। मेरा मतलब है कि इनके नाम क्या थे और वो कहाँ से आए थे? खुशी मोहम्मद ने बताया, वो मेरा एक पुराना दोस्त सजावल था, उसके साथ उसकी बीवी थी। खुशी मोहम्मद के मुंह से सजावल का नाम सुनकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। यानी जीनत बीबी का शुबा 100% दुरुस्त साबित हो रहा था। मैंने अगला सवाल किया, तुम्हारी दोस्त सजावल यानी साजी की बीवी का नाम क्या था? मैंने दानिस्ता सजावल के साथ साजी का लफ्ज भी इस्तेमाल किया था ताकि खुशी मोहम्मद के चेहरे पर इस लफ्ज का रद्द-ए-अमल देख सकूं। खुशी मोहम्मद के रवैये से जाहिर हो गया कि वो इसी सजावल का जिक्र कर रहा था जो उर्फ़े आम में साजी कहलाता था। उससे शक यकीन में बदल गया। खुशी मोहम्मद ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए बताया, अपनी बीवी का नाम उसने जरीना बताया था। यहाँ जरा सा तजाद पैदा हो गया था। साजी ने जिस लड़की को अगवा किया था उसका नाम सफिया था। मैंने सोचा मुमकिन है साजी ही ने खुशी मोहम्मद को सफिया का नाम जरीना बताया हो। मैंने इस इम्कान को जहन में रखते हुए इससे पूछा, और दूसरे रोज सुबह ही सुबह वो दोनों डेरे से चले गए थे? जी वो दोनों चले गए थे। सोच लो, कहीं तुम्हें गलती तो नहीं लग रही? मैंने चुपते हुए लहजे में कहा। क्या वो दोनों ही दूसरी सुबह रुखसत हो गए थे? वो बाएं दाएं देखते हुए कदरे मजबूत लहजे में बोला, जी जनाब वो दोनों ही चले गए थे। मैंने पूछा, तुमने इनसे पूछा था वो कहाँ से आए थे और किस तरफ जा रहे थे? जनाब वो अहमदाबाद से आए थे और मोहल्ला बख्ते वाला जा रहे थे। अहमदाबाद में साजी की ससुराल है, उसकी बीवी बीमार थी जिसे वो अपने घर लेकर जा रहा था। क्या बीमारी थी उसकी बीवी को? ये तो मुझे मालूम नहीं जनाब, उसने कहा। साजी ने बताया कि जरीना को बेहोशी के दौरे पड़ते हैं। यहाँ भी वो पूरी रात बेहोश ही रही थी। मुझे याद आ गया कि साजी ने एक मखसूस रुमाल सुंघाकर सफिया को अगवा किया था। उसकी बेहोशी को राज में रखने के लिए साजी ने खुशी मोहम्मद को सफिया की बीमारी की फर्जी कहानी सुनाई होगी, लेकिन खुशी मोहम्मद बेचारे के पास इस बात पर यकीन करने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। साजी ने खुशी मोहम्मद को एक और चक्कर दिया था। उसे बताया था कि वो अपने ससुराल यानी अहमदाबाद से आ रहा था, हालांकि वो बख्ते वाला से सफिया को अगवा करके ले जा रहा था, और ससुराल वगैरह का सवाल, अभी तो उसकी शादी ही नहीं हुई थी। मैंने खुशी मोहम्मद से पूछा, क्या तुम्हारी जरीना से कोई बातचीत भी हुई थी? उसने नफी में गर्दन हिलाते हुए बताया, जनाब मैं आपको बता चुका हूँ कि जरीना यानी सफिया पूरी रात बेहोश ही रही थी। मुझे ये बात मालूम हो चुकी थी कि साजी चंद्रोज कबल डिस्ट्रिक्ट जेल से फरार हुआ था और 1 साल पहले वो उम्र कैद की सजा पाकर जेल गया था। इस बात को जहन में रखते हुए मैंने खुशी मोहम्मद से सवाल किया, खुशी मोहम्मद, साजी से तुम्हारी दोस्ती को कितना अरसा हुआ है? तकरीबन 5 साल हो गए हैं जी। वो उंगलियों पर हिसाब लगाते हुए बोला। आखिरी मर्तबा तुम साजी से कब मिले थे? चंद रोज पहले। मेरा मतलब है इस मुलाकात से पहले। 2 साल के बाद मुझसे मिलने आया था, खुशी मोहम्मद ने जवाब दिया। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि इस दौरान में उसने शादी भी कर ली थी। साजी ने खुद मुझे बताया था कि उनकी शादी को 2-3 माह हुए थे। गुज़िश्ता 2 सालों में तुम्हारी साजी से मुलाकात क्यों नहीं हुई? कोई खास वजह नहीं जनाब। और दोस्ती के पहले 3 साल तुम अक्सर मिला करते थे? अक्सर तो नहीं जनाब, बस कभी कभार वही मुझसे मिलने आ जाता था, खुशी मोहम्मद ने जवाब दिया। मैं तो बस 1-2 मर्तबा ही बख्ते वाला इसके घर गया था। तुम्हारी साजी से किस तरह दोस्ती हुई थी? अहमदाबाद के एक मेले में हमारी दोस्ती हुई थी। गुज़िश्ता 2 साल में तुमने एक बार भी ये मालूम करने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारा दोस्त किस हाल में है? मैंने कड़े तेवरों से उसे घूरते हुए सवाल किया। बस ये मसरूफियत के बाइस मैं इसकी खबर नहीं ले सका। अगर खुशी मोहम्मद ने मुझसे कोई झूठ नहीं बोला था
तो इसका मतलब था कि वो साजी के ताज़ा तरीन हालात से आगाह नहीं था। मैंने कहा, खुशी मोहम्मद, शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारा दोस्त साजी हम एक संगीन मामले में मतलूब है। जी, कैसा संगीन मामला? वो हैरत से आंखें फाड़कर मुझे देखने लगा। मैंने कहा, साजी ने चंद रोज कबल मोहल्ला बख्तेवाला के एक घर में डकैती डाली है। 5,000 रुपये नकद, कीमती मलबूसात और तलाई जेवरात के अलावा उसने घर से एक नौजवान लड़की को भी अगवा कर लिया है। एक लम्हे को तवक्कुफ करके मैंने कहा, और फरार होते हुए अपने एक साथी रखू को भी मौत के घाट उतार दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? वो हैरत में डूबी हुई आवाज में बोला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा, मैं समझा तो रहा हूँ, जरा गौर से सुनो। साजी के साथ उसकी बीवी जरीना नहीं बल्कि मखबिया सफिया थी, जिससे उसने नींद आवर दवा वाला रुमाल सुंघाकर अगवा किया था। और तुम्हारी इतला के लिए यह भी बता दूं कि इस वारदात से पहले वो बहुत से जान चढ़ा चुका है। फिर मैंने तफसीलन खुशी मोहम्मद को साजी के जेल जाने और जेल तोड़कर फरार होने की दास्तान सुनाई। वो गैर यकीनी अंदाज में मेरी तरफ देखता रहा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला। आखिर मैंने कहा, मैं इसी की तलाश में यहाँ आया हूँ। मेरे मुखबर ने मुझे बताया था कि वो एक रात तुम्हारे डेरे पर ठहरा था। वो मेरे डेरे पर ठहरा जरूर था, लेकिन आपने इसके बारे में जो बातें बताई हैं, मैं इनसे मुताल्लिक आगा नहीं था। खुशी मोहम्मद की आवाज़ उसके हलक में अटक रही थी। वो वाज़ेह तौर पर खौफजदा नजर आ रहा था। मैंने लोहा गरम देखते हुए चोट लगाई। खुशी मोहम्मद, तुमने मेरे एक सवाल के जवाब में बताया है वो दोनों दूसरी सुबह वापस चले गए थे। साजी ने तुम्हें बताया था कि वो बख्तेवाला जा रहा है, यही कहा ना तुमने? जी, वो दोनों ही चले गए थे, उसने दोबारा तस्दीक की। मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, लेकिन खुशी मोहम्मद, मुझे बाखबर जराए से मालूम हुआ है कि साजी सुबह अकेला ही यहाँ से गया था। वो एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गया, फिर संभलते हुए बोला, आपको किसी ने गलत बताया होगा जी, वो दोनों ही सुबह चले गए थे। अगर बाद में तुम्हारी बात झूठी साबित हुई तो याद रखना, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हश्र करूंगा। मैंने धमकी आमेज लहजे में कहा। सिर्फ यही बात नहीं, बल्कि तुम्हारे बयान का कोई भी हिस्सा अगर नाकिस साबित हुआ तो मैं तुम्हें सख्त से सख्त सजा दूंगा। ये वार्निंग मैंने महज इसलिए दी थी कि अगर वो कोई बात छुपा रहा था तो उसे उगल दे। वैसे उसके बयान में मैंने अंदाजा लगाया था कि वो दरोग गोई से काम नहीं ले रहा था। चाचा बरकत ने साजी के अकेले वहां से रुखसत होने का जो ख्याल जाहिर किया था वो गलत भी हो सकता था। हम कुछ देर मजीद वहां बैठकर उठाए। खुशी मोहम्मद से कोई काम और कोई बात मालूम नहीं हो सकती थी, इसीलिए उसके साथ वक्त जाया करना मुनासिब नहीं था। चुनाचे मैं ASI असलम बाजवा के साथ दिलावर के तांगे में बैठकर वापस थाने आ गया। हिंदू चक का दौरा कामयाब या नाकामयाब रहा था। कामयाब इन मायनों में कि इस बात की तस्दीक हो गई थी कि साजी ही ने सफिया को अगवा किया था और एक रात हिंदू चक में गुजार कर वो आगे बढ़ गया। और नाकामयाब इस हवाले से कि ये पता नहीं चल सका था कि वो आगे किस तरह बढ़ा था। वैसे साजी ने निहायत होशियारी का सबूत देते हुए खुशी मोहम्मद को जबरदस्त चक्कर दिया था। उसने खुशी मोहम्मद को बताया था कि वो एमनाबाद की तरफ जा रहा था। अब मुझे यकीन हो गया था कि वो हिंदू चक से निकलकर एमनाबाद ही की तरफ गया होगा। ऐसा सोचते हुए बार बार मेरा जहन उलझ रहा था। खुशी मोहम्मद ने बताया था कि जरीना पूरी रात बेहोश रही थी। ऐसी सूरत में दिन की रोशनी में उसे घोड़े पर सवार करके सफर करना बड़ा मायने खेज हो जाता। क्या साजी ने वाकई ऐसा किया था? ये सवाल बार बार मेरे जहन में सर उभारता था, लेकिन इसका जवाब सामने नहीं आ रहा था। एक बात मैं जानता था, साजी एक मफरूर कैदी था और जेल से फरार के बाद उसने अपने जराइम की फहरिस्त में लंबा चौड़ा इजाफा किया था। इन हालात में उसे रात के अंधेरों में ही छुपकर सफर करना चाहिए था। मैंने खुशी मोहम्मद से यह भी पूछा था कि आया उसने साजी के पास कोई हथियार वगैरह भी देखा था या उसके पास सामान वगैरह कौन कौन सा था। खुशी मोहम्मद ने बताया था कि साजी के पास हथियार के नाम पर सिर्फ एक राइफल थी और सामान की एक पोटली भी थी। मैं समझ गया था कि रखू वाली राइफल ने रास्ते में कहीं फेंक दी होगी और जिस पोटली का खुशी मोहम्मद ने जिक्र किया था उसमें यकीनन 5,000 की नकदी और सफिया के जेवरात होंगे। एक बात मेरे लिए हैरत का बाइस थी। मैंने जिन 3 सादा पोश पुलिस एहलकारों की पार्टी हिंदू चक की निगरानी के लिए भेज रखी थी, उनसे उस रोज कहीं मुलाकात नहीं हुई थी और ना ही इनकी एक झलक दिखाई दी थी। बाद में मुझे पता चला कि वो उस रोज अहमदाबाद में मुनक्किद एक मेला देखने चले गए थे।
इस गैर जिम्मेदारी और फराइज से कोताही की बिना पर मैंने इन तीनों के साथ बहुत सख्त सलूक किया था। मैं अपने साथ काम करने वालों को जितनी ज्यादा रियायतें देता था, इतनी ही ज्यादा सख्ती भी करता था। फराइज मनसबी की अदायगी मेरे नज़दीक सबसे ज्यादा अहम चीज थी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि जेल से फरार होने वाले मुजरिमों की तलाश बड़े वसी पैमाने पर हो रही थी। इन तीनों में से अल्लाह रखा और फ्रक्खू मौत के घाट उतर चुका था, जबकि बाकी दो ताहाल मफरूर थे। यूना मेरे केस का हिस्सा नहीं था, इसलिए मेरी तमाम तर तवज्जो साजी पर मबसूल थी। ये बात तो तय थी कि साजी ने बख्तेवाला का रुख नहीं करना था, क्योंकि वो वहां इतना बड़ा कारनामा सरअंजाम दे गया था कि इस तरफ मुंह करना गोया खुद को चूहेदान में फंसाने वाली बात थी। मैं दरअसल कादिर बख्श के घर में होने वाली डकैती की वारदात और सफिया के अगवा के सिलसिले में सर तोड़ तफ्तीश कर रहा था। अगर सजावल उर्फ साजी मेरे हत्थे चढ़ जाता तो फिर यह केस पूरी तरह हल हो जाता। इस बात का कभी इम्कान था कि वो एमनाबाद की तरफ ही गया था। अगर उसने वहां कयाम ना किया तो फिर आगे का मुमकिन जानिब निकल गया होगा, या फिर वांडू में ही वो पनाह ले सकता था। हुकूमती सतह पर साजी की तलाश का काम तो जारी था, लेकिन मैं अपने तौर पर उसे ढूंढ निकालने की अपनी सी पूरी कोशिश कर रहा था। इस सिलसिले में मैंने तमाम सादा लिबास पुलिस पार्टियों को वापस बुला लिया था। उसके बाद 4 सादा लिबास एहलकारों पर मुश्तमिल 3 पुलिस पार्टियां तैयार करके इन्हें अमनाबाद, कामुंखी और वांडू में फैला दिया। मैंने इन पार्टियों को लीड करने वाले एक ASI हजरात को खुसूसी हिदायत जारी की थी और कुछ ज़्यादा इख्तियारात भी तजवीज़ किए थे। मुझे कभी उम्मीद थी कि जल्द ही कोई मुफीद इत्तला मुझ तक ज़रूर पहुंचेगी। जिन सादा लिबास पुलिस एहलकारों ने हिंदू चक में ड्यूटी के दौरान में गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहरा किया था, उनको मैंने उर्फ़ आम में खुड्डे लाइन लगा दिया था। अब कुछ अरसे में उनसे कोई भी अहम काम लेने का इरादा नहीं रखता था। सजावल और साजी की तलाश बड़ी शद्दोमत से जारी थी। इस दौरान में मैं थाने के रोजमर्रा के मामूलात भी निपटा रहा था। कादिर बख्श हर दूसरे तीसरे दिन थाने का चक्कर लगा जाता था। वो अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए बहुत परेशान था। मैं उसे हर बार तसल्ली देता कि बहुत जल्द उसकी बेटी को ढूंढ लिया जाएगा। ये कोई 15 दिन की बात है। उस वक्त ईद उल फितर को गुजरे हुए भी काफी रोज हो गए थे। एक दिन मुझे इत्तला मिली कि वांडू की एक बाअसर सियासी शख्सियत की हवेली में साजी की झलक देखी गई है। वो मेरे लिए एक निहायत ही अहम इत्तला थी। मैंने सूबे खान हवलदार और 2 होशियार किस्म के सिपाहियों को साथ लिया और साजी की गिरफ्तारी की पूरी तैयारी के साथ वांडू की जानिब रवाना हो गया। उस वक्त हम सादा लिबास में थे। मेरे लिए यह अमर बाइसे मुसर्रत था कि हुकूमती सतह पर की जाने वाली कोशिशों से पहले ही मैंने साजी को ढूंढ निकाला था। मुझे वांडू में साजी की मौजूदगी की जो इत्तला दी गई थी वो मबनी बरे सदाकत थी। वो खबीस इंसान वाकई राना जफर इकबाल की हवेली में मौजूद था। राना जफर इकबाल वांडू की एक बाअसर शख्सियत था और पूरे इलाके में इसका खासा रोब व दबदबा था। हम जफर इकबाल के मेहमानों की हैसियत से उसकी हवेली में दाखिल हुए थे। हमारी कामयाब अदाकारी के बाइस पर हम पर एक लम्हे के लिए भी शक नहीं किया गया। इसमें मेरी मेहनत का भी हिस्सा था। वांडू रवाना होने से पहले मैंने राना जफर इकबाल और इसकी सरगर्मियों के बारे में खासी मालूमात हासिल कर ली थी। हमारी असलियत उस वक्त खुलकर सामने आई जब मेरे इशारे पर सूबे खान साजी को हथकड़ी लगा चुका था। साजी को पहचानने में मुझे जरा भी दुश्वारी नहीं हुई थी। उसकी बाएं आंख पर जख्म का गहरा निशान और बकौल जीनत बीबी साजी की फिट्टे मुंह सूरत इसको पहचानने के लिए काफी थी। साजी की गिरफ्तारी के मौके पर राना जफर इकबाल ने मुजाहिमत की कोशिश की तो मैंने खालिस थानेदाराना लहजे में कहा, राना साहब, आप जरा ठंडे होकर बैठे रहें और कार्य सरकार में मदाखलत की कोशिश न करें, वरना मैं आपसे भी सख्ती बरतने पर मजबूर हो जाऊंगा। वो गुस्से से लाल पीला होते हुए बोला, आप मुझे धमकी दे रहे हैं और मेरी ही हवेली पर, यानी राना जफर इकबाल को धमकी? ये धमकी नहीं बल्कि मेरी जानिब से आपको पहली और आखिरी नसीहत है, मैंने उखड़े हुए लहजे में कहा। उसके बाद मैं डायरेक्ट कार्रवाई करूंगा। मेरे खिलाफ क्या सबूत है आपके पास? आपने एक अगवा और डकैती के एक मुजरिम को, मफरूर कैदी को पनाह दे रखी है। क्या ये कम संगीन जुर्म है? अभी तो आपकी हवेली से मैंने सफिया को भी बरामद करना है। आपको मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है मलिक साहब, मुझे सिर्फ खुदा की ताकत का अंदाजा है। मैंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। बाकी तमाम ताकतें आनी जानी है राना जी। और एक बात कान खोलकर सुन लें, मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पक्की इत्तला देकर और SP साहब के मशवरे से यहाँ आया हूँ।
اسی لیے زیادہ اکڑ فوں دکھانے کی کوشش نہ کریں ورنہ آپ بھی خوامخواہ کسی لمبے چکر میں پھنس جائیں گے۔ میں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اور ایس پی صاحب کا تذکرہ دانستہ کیا تھا، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ میری یہ دھوس کام دکھا گئی۔ رانا ظفر اقبال دوستانہ رویے پر اتر آیا۔ ملک صاحب آپ تو خوامخواہ گرمی دکھانے لگے، اس نے معتدل لہجے میں کہا۔ آپ کا مطلوبہ بندہ آپ کے ہتھے چڑھ چکا ہے، آپ لے جائیں اسے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے اتنی تیزی سے کینچری بدلی تھی کہ میں حیران رہ گیا تھا۔ اس نے بدستور سخت لہجے میں کہا، صرف اس ایک بندے سے بات نہیں بنے گی رانا صاحب، میں صفیہ کی واپسی بھی چاہتا ہوں۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا کیونکہ ساجی اکیلا ہی یہاں پہنچا تھا۔ صفیہ کے بارے میں اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے قہر آلود نظر سے ساجی کو گھورا۔ اوئے حرام کے تخم، تم نے اس بہن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ خاموشی سے زمین کو گھورنے لگا۔ حوالدار صوبے خان نے اس کے گال پر ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، بولتا کیوں نہیں سور کی اولاد؟ تم نے سنا نہیں ملک صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ رانا ظفر اقبال نے دخلے در معقولات کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب میرا خیال ہے کہ یہ تھانے دارانہ معاملات آپ اس کے ساتھ تھانے میں جا کر ہی نمٹائیں۔ میں ایک عزت دار آدمی ہوں، میری حویلی میں یہ شور شرابہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس کی بات بیک وقت مجھے معقول بھی لگی اور ناگوار بھی گزری۔ وہ اس حد تک تو ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ تفتیش کے معاملات تھانے میں زیادہ بہتر انداز میں نمٹائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ایک عزت دار آدمی تھا، اس سے مجھے اتفاق نہیں تھا۔ میرے خیال میں لوگ اس کی عزت نہیں کرتے بلکہ اس سے ڈرتے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ صفیہ رانا ظفر اقبال کی حویلی میں موجود نہیں تھی اور نہ ہی وہ اس کے بارے میں کچھ جانتا تھا، تو ہم ساجی کو اپنے ساتھ لے کر واپس تھانے آ گئے۔ اصل مجرم ہمارے ہاتھ لگ گیا تھا، اب اس سے مخفیہ کے بارے میں معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگلے روز ہی اپنے سینئر آفیسروں کو ساجی کی گرفتاری کے بارے میں بتاؤں گا۔ دراصل میں اس رات ساجی سے وہ تمام باتیں اگلوانا چاہتا تھا جو میرے کیس سے متعلق تھیں۔ تھانے میں آ کر میں نے ساجی کو اپنے کمرے میں بلایا اور دو ٹوک الفاظ میں کہا، دیکھو ساجی بدماش، میں تھانے دار ہوں، ذرا دوسری قسم کا۔ اگر تم شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے سب کچھ سچ سچ بتا دو تو میں تمہارے ساتھ نرمی کا رویہ اپناؤں گا، بصورت دیگر تم اپنے حشر کے بارے میں سوچ کر بھی کانپ اٹھو گے۔ وہ ایک سکہ بند مجرم تھا، اسی لیے اتنی آسانی سے زبان نہیں کھول سکتا تھا۔ میں نے مجبوراً اسے خوفناک صورت حوالدار کے حوالے کر دیا اور اسے ہدایت بھی کر دی کہ ہر قیمت پر ساجی کی زبان کھلوانا ہے، اور اس کے لیے صرف 2 گھنٹے میں اسے دے سکتا ہوں۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائے ملک صاحب، حوالدار نے ساجی کو بازو سے کھینچتے ہوئے کہا۔ 2 گھنٹے تو اچھا خاصا وقت ہے، اتنے وقت میں تو اس کی زبان کیا ایک ایک عضو چیخ کر اپنے جرم کا اعلان کرے گا۔ اس کے بعد وہ حوالدار ساجی کو ٹرائل روم میں لے گیا، جسے عام طور پر ہم ڈرائنگ روم بھی کہتے ہیں۔ میں نے تھانے کے عملے کو خصوصی ہدایت کر دی تھی کہ ابھی علاقے میں یہ خبر نہ پھیلنے پائے کہ ہم نے ساجی کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساجی کو اپنے ساتھ لے جانے والے حوالدار کو بھی میں نے تاکید کر دی تھی کہ وہ اس سے خصوصاً مخفیہ صفیہ کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ 2 گھنٹے بعد مذکورہ حوالدار میرے پاس آیا اور بے بسی سے بولا، سربندہ بڑا سخت جان ہے، ہر قسم کی سزا برداشت کر رہا ہے لیکن زبان کھولنے کا نام نہیں لیتا۔ میں نے کہا، گویا تم اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہو؟ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ مجھے آدھا گھنٹہ اور دے دیں، میں انشاءاللہ کوئی اسپیشل فارمولہ آزما کر کام کی بات معلوم کر لوں گا۔ آپ مجھے ایک موقع اور دیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں آدھے گھنٹے کے بجائے مزید 2 گھنٹے دیتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمام فارمولہ آزماؤ یا اسپیشل، مجھے بس صفیہ کا پتہ درکار ہے۔ اوکے سر۔ وہ مجھے سلیوٹ کرنے کے بعد جانے لگا تو میں نے کہا، دیکھو حوالدار رستم خان، ساجی ایک مفرور قیدی ہے، اگر اس کے خلاف مزید کوئی جرم ثابت بھی ہو تو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا تھا، اور طرفہ تماشا یہ کہ اس نے جیل توڑ کر فرار ہونے کا سنگین جرم بھی کیا ہے۔ میں صرف اور صرف مخفیہ صفیہ کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہوں، مجھے صرف اس کا سراغ لگانا ہے۔ نقدی اور زیورات میری نظر میں زیادہ اہمیت نہیں ہے، رکھو کا قتل بھی کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، زیادہ سے زیادہ ساجی کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے زبان نہ کھولی تو صفیہ کا معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ چنگی طرح سمجھ گیا جناب، اس نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ اب آپ دیکھیں میرا کمال۔ میں نے پہلے خاصا ہولا ہاتھ رکھا تھا،
हवलदार के जाने के बाद मैं इस केस की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करने लगा। इस सोच विचार में 2 घंटे बीत गए। मुझे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ था जब हवलदार ने मेरे कमरे में आकर ये नवीस सुनाई कि जनाब बंदा बिल्कुल तैयार है, आप इससे जो चाहे पूछ सकते हैं। मैंने चौंक कर घड़ी की तरफ देखा और हवलदार से पूछा, इतनी जल्दी वो कैसे मान गया? हवलदार हैरत भरे लहजे में बोला, जनाब इतनी जल्दी नहीं बल्कि पूरे 2 घंटे गुजर चुके हैं। घड़ी को देखते ही मुझे वक्त का अंदाजा तो हो चुका था, लेकिन मैं अपनी हैरत हवलदार से नहीं छुपा पाया था। मैंने इससे कहा, रुस्तम खान तुम साजी को मेरे कमरे में ले आओ। वो बोला, मलिक साहब आपको ट्रायल रूम में ही चलना होगा, हमारे मेहमान की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। ओह, मैंने खशमगी नजर से हवलदार को देखा और कहा, तुमने इसके साथ क्या किया है? उल्टा हवलदार ने मुझसे सवाल कर दिया, मलिक साहब आपने इसकी दर्द में डूबी हुई चीखें नहीं सुनी थी? मैं कोई जवाब दिए बगैर हवलदार के साथ ट्रायल रूम में आ गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतने गहरे इन्हमाक के साथ सफिया अगवा केस के बारे में गौर व फिक्र कर रहा था। बहरहाल मेरे यकीन न करने से हकीकत तो नहीं बदल सकती थी। सच है, बाद औकात इंसान अपनी सोचों के साथ इस कदर मशगूल हो जाता है कि आलमी इस्तराख में चला जाता है, फिर इसे अपने गर्दो पेश की कोई खबर नहीं रहती। साजी से मैंने सिर्फ 10 मिनट सवाल जवाब किए, जिसका नतीजा खासा तकलीफ दे और दिल को उदास कर देने वाला था। सफिया भी इस दुनिया में बाकी नहीं रही थी। ये इंकशाफ होने के बाद मैं आपे से बाहर हो गया था और तैश के आलम में मैंने साजी के चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी थी। बाद में मुझे अपने इस अमल पर परेशानी भी हुई। इंसान को जज्बात की राह में बहकर ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। बहरहाल इन दिनों मेरी जहनी कैफियत कुछ ऐसी ही हो रही थी। इंसान चाहे कितना भी असूल परस्त और सख्त दिल क्यों ना हो, वो अपने मौजूदा हालात से मुतासिर ज़रूर हुआ है। मजबूत से मजबूत आसाब का मालिक शख्स भी किसी जज्बाती मरहले में इंतहाई कमजोरी का मुजाहरा करने पर मजबूर हो जाता है। सफिया के हसरतनाक अंजाम ने थोड़ी देर के लिए मुझे जज्बाती हिसार में ले लिया था। साजी ने जो रूह फरसा इंकशाफ किया था, उसके मुताबिक जब वो दोनों यानी साजी और रखू सफिया का अगवा करके कच्चा अमनाबाद रोड के रास्ते अमनाबाद की तरफ जा रहे थे, तो नहर अपर चनाब तक पहुंचते पहुंचते उनके दरमियान औरत और दौलत ने जबरदस्त फूट डाल दी थी। रखू का मुतालबा था कि वो सफिया को साजी अपने पास रखे और नकदी और जेवरात वगैरह उसके हवाले कर दे, लेकिन साजी कुछ और ही सोचे बैठा था। उसने वाशगाफ अल्फाज में रखू से कहा, रखू सफिया तो मेरे साथ ही जाएगी, लेकिन माल मसरूका हम दोनों आपस में बराबर तकसीम कर लेंगे। ये नहीं हो सकता। रखू ने इख्तिलाफ करते हुए, साजी तुम अपने पैमान से फिर रहे हो। हमारे दरमियान यही तय हुआ था कि अपनी पसंदीदा लड़की को तुम अपने पास रखोगे और वहां से जो कुछ भी हाथ लगेगा उससे तुम्हारे कोई सरोकार नहीं होगा। अब तुम्हें इस अहद को निभाना चाहिए। साजी ने कहा, चलो इस बात का फैसला बाद में करेंगे कि माले मसरूका के साथ क्या करना चाहिए। फिलहाल तो हमें सबसे पहले अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंचना चाहिए। रखू ने शिकायत आमेज अंदाज में कहा, साजी मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम मुझ पर आंखें बंद करके एतबार नहीं कर रहे हो। हालांकि जेल में तो तुमने मुझसे बहुत से वादे वईद किए थे। तुम्हें मुझसे बेएतमादी की क्या शिकायत है? साजी ने इस्तफसार किया। रखू बोला, अभी तक तुमने मुझे ये नहीं बताया कि वो खुफिया ठिकाना कहाँ है जहां हम रूपोश होंगे। तुम्हारा शिकवा बजा है दोस्त, साजी ने मसलहत आमेज अंदाज में कहा। दरअसल वो कोई बाकायदा खुफिया ठिकाना नहीं है। यहाँ नजदीक ही एक डेरे पर मेरा एक दोस्त रहता है। ये रात हम उसके पास ही गुजारेंगे, बात की बात में देखी जाएगी। तुम मुझे कोई चक्कर देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? यारों से चक्कर कैसा? मुझे तुम्हारी बातों से किसी साजिश की बू आ रही है। रखू ने कहा, तुम अब भी मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है रखू, साजी ने यकीन दहानी करवाने वाले अंदाज में कहा। तुम अपने दिल को मेरी तरफ से बिल्कुल साफ रखो। वो बेयकीनी से साजी को देखते हुए बोला, मैं तो तुम्हारे साथ आकर पछता रहा हूँ। यूनस अच्छा खासा मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। हम लायलपुर यानी मौजूदा फैसलाबाद जाकर खूब ऐश करते। तुम बिला वजह उलझ रहे हो। साजी ने नरम लहजे में कहा, जब साथ चले हैं तो फिर उम्र भर का साथ दो, यूं पीठ तो ना दिखाओ रखू। रखू ने कहा, बेईमानी की बात तो तुम कर रहे हो, और फिर मैंने तुमसे उम्र भर का साथ निभाने को भी नहीं कहा था। हमने यही तय किया था कि जब हालात साजगार हो जाएंगे हम अपनी अपनी राह लेंगे।
हाँ, यही तय किया था, साजी ने ताईदी लहजे में कहा। और मैं इस मुआहदे पर कारबंद रहूंगा। तुम मेरे साथ चलो, जब तक हालात साजगार हो जाएंगे तो हम अपनी अपनी राह ले लेंगे। हाँ, यही तय किया था, साजी ने ताईदी लहजे में कहा। और मैं इस मुआहदे पर कारबंद रहूंगा जब तक हालात हमारे मुवाफिक नहीं हो जाते। हम एक दोस्त के डेरे पर रहेंगे, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे दोस्त का डेरा यहाँ से कितनी दूर है? बस थोड़ा आगे, हिंदू चौक में। क्या उसे हमारी आमद की इत्तला है? नहीं, मेरी तो गुज़िश्ता 2 साल से उससे मुलाकात भी नहीं हुई, साजी ने कहा। और हाँ, ये बात जहन में रखना कि उसे जेल और डकैती या अगवा के बारे में कुछ ना बताना। वो शरीफ आदमी है, ख्वामखा बिदक जाएगा। तो फिर इससे क्या कहा जाएगा? रखू ने पुरतशवीश अंदाज में कहा। ये तुम्हारी महबूबा तो मुसलसल बेहोश है, इसके बारे में तुम्हारे दोस्त को क्या बताया जाएगा? और अगर ये फौरन होश में आ गई तो? साजी इसकी बात कता करते हुए बोला, तुम ख्वामखा की फिक्रों और अंदेशों में घिरे रहो। अव्वल तो मैं इसकी बेहोशी की कोई शानदार कहानी फिट कर दूंगा, और अगर इसने होश में आने के बाद कोई चीखो पुकार की तो मैं अपने दोस्त से कह दूंगा कि वो दिमागी मरीजा है, हम इसे इलाज की खर्च से शहर ले जा रहे हैं। फिर एक रात ही की तो बात है। एक रात की क्यों? रखू ने चौंकते हुए कहा। हमें तो हालात साजगार होने तक वहीं रूपोश रहना है, साजी ने कहा। मुस्तकिल रूपोशी के लिए मैंने कहीं और इंतजाम कर रखा है। तुम खामोशी से देखते जाओ, आगे आगे क्या होता है। मैं खामोश नहीं रह सकता, रखू ने फैसला कुन लहजे में कहा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं, तो तुम नकदी और जेवरात वाली पोटली मेरे हवाले कर दो। बसूरत दीगर मैं समझूंगा कि तुम मुझ पर एतमाद नहीं कर रहे हो। साजी ने मुझे बताया कि वो रखू के बारे में बहुत पहले हतमी फैसला कर चुका था। किसी मुनासिब मौके पर उसे रखू का पत्ता साफ कर देना था। अब उसे शिद्दत से यह एहसास हो रहा था कि उसने एक इंतहाई मुनासिब मौका तो ज़ाया कर दिया था। जब वो सफिया को उठाकर बख्तेवाला से निकल रहे थे तो वो बासानी गोली चलाकर रखू का किस्सा पाक कर सकता था। एक लम्हे के लिए उसने ये फैसला भी किया कि यही रखू से निजात हासिल करे। फिर फौरी तौर पर उसने इरादा बदल दिया, क्योंकि इस तरह खुली सड़क पर रखू की लाश से पुलिस को यह ज़रूर मालूम हो जाता कि वो किस सिमत में फरार हुए थे। किसी इंतहाई मुनासिब मौके के इंतजार में साजी ने मसलहत आमेज लहजे में कहा, ठीक है रखू, अगर तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं है तो ये पोटली तुम अपने पास रख लो, सारी जेवरात और नकदी इसी में है। रखू ने माले मसरूका की वो गठरी बाखुशी कबूल कर ली और कहा, मैं ये असूल की खातिर कर रहा हूँ, हो सकता है बाद में मैं इसमें से तुम्हें भी हिस्सा दूँ। सच्ची बात यह है कि जब तुमने बेअसूली और अहद शिकने की बात की तो मुझे गुस्सा आ गया था। चलो कोई बात नहीं, अब गुस्सा थूक दो। रखू ने बाकायदा एक जानिब थूक दिया। वो नहीं जानता था कि तकदीर ने उसके हिस्से में क्या लिख छोड़ा है। अपर जनाब के पुल से गुजरते हुए रखू ने कहा, यार मेरा मसाना फटने के करीब है, अगर तुम मुझे 1-2 मिनट दो तो मैं ज़रा पेशाब कर लूँ। साजी के सहन में रोशनी का तेज झमाका हुआ। वो गैर इरादी तौर पर बोला, हाँ ठीक है, तुम नहर के किनारे उगी हुई झाड़ियों में अपनी हाजत रफा कर लो, मैं थोड़ा इंतज़ार कर लूँगा। और दिल में बहुत मसरूर था कि कुदरत ने उसे एक सुनहरी मौका फराहम कर दिया था। फिर जैसे ही रखू मस्कुरा झाड़ियों में जाकर बैठा, साजी ने उसकी खोपड़ी में पिघला हुआ सीसा उतार दिया। वो मुर्दा मछली की तरह पट से जमीन बोस हो गया। साजी ने पहली फुर्सत में जेवरात और नकदी वाली पोटली उठाई। रखू की राइफल को उसने तेजी से रवा दवा नहर पर चनाब में फेंका और अपने घोड़े पर सवार होकर हिंदू चक की तरफ रवाना हो गया। रखू वाला घोड़ा उसने वहीं छोड़ दिया था। फिर हिंदू चक के डेरे पर जो वाक़यात पेश आए उनके बारे में खुशी मोहम्मद को कुछ पता न चल सका। खुशी मोहम्मद को साजी ने यही बताया था कि जरीना यानी सफिया उसकी बीवी थी जो किसी जहनी मर्ज में मुब्तला थी और उसने बेहोशी के दौरे पड़ते थे। खुशी मोहम्मद ने इन्हें नौबियाता जोड़ा ख्याल करते हुए अंदर कमरे में सोने की दावत दी और खुद डेरे के वसी और अरीज शहर में चारपाई डालकर मवेशियों के करीब सो रहा। साजी को जब यकीन हो गया कि खुशी मोहम्मद गहरी नींद में जा चुका है तो उसने गहरी बेहोशी में गर्क सफिया से छेड़छाड़ शुरू कर दी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि वो एक लाश के लम्ब से हमकिनार हो रहा है। गहरी बेहोशी ने सफिया की जान ले ली थी। इंकशाफ होते ही कि सफिया की रूह आलम बेहोशी में ही कफस अंसरी से परवास कर चुकी है, साजी एकदम परेशान हो गया। वो एक लाश को उठाकर नगर नगर नहीं घूम सकता था। उसने तो जिंदा सफिया की तमन्ना की थी और सीधे रास्ते से जब उसकी तमन्ना पूरी नहीं हुई तो उसने इंतहाई गलत रास्ता इख्तियार करते हुए उसे अगवा कर लिया था।
لیکن اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے کے بعد بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس وقت آدھی رات سے زیادہ بیت چکی تھی۔ وہ صفیہ کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ کر وہاں سے جا نہیں سکتا تھا اور اسے ساتھ لے جانا ممکن نہیں تھا۔ وہ رات خوشی محمد سے معلوم کر چکا تھا کہ ساتھ والے دونوں کمروں میں کیا ہے۔ خشک چارے والا کمرہ اسے اپنے مقصد کے لیے خاصا موزوں نظر آیا تھا۔ وہ وہاں بآسانی صفیہ کی لاش کو چھپا سکتا تھا۔ جب پھر موسم سرما میں کبھی اس چارے کو استعمال کیا جاتا اور صفیہ کی لاش برآمد ہوتی تو اس وقت تک وہ کہیں سے کہیں نکل چکا ہوتا۔ خوشی محمد کی گہری نیند سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ساجد نے اس کے لباس سے مطلوبہ کمرے کی چابی نکالی اور صفیہ کی لاش کو خشک چارے کے ڈھیر میں دبا دیا۔ یہ سارا کام اس نے اتنی صفائی سے کیا تھا کہ پہلی نظر میں معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہاں کوئی گڑبڑ بھی کی گئی ہے۔ پھر صبح ہونے سے پہلے وہ قیمتی پوٹلی کے ساتھ ڈیرے سے روانہ ہو چکا تھا۔ بالآخر وہ مختلف جگہوں پر عارضی پڑاؤ ڈالتے ہوئے وانڈو میں رانا ظفر اقبال کی حویلی میں پہنچ گیا تھا۔ رانا ظفر اقبال کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ مفرور مجرموں کا پشت بنا ہے اور انہیں تحفظ فراہم کر کے وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دوسرے روز میں ساجی کو ساتھ لے کر دوبارہ ہندو چک پہنچ گیا۔ خوشی محمد نے جب ساجی کو ہتھکڑی لگی دیکھی تو خوف زدہ ہو گیا۔ میرے ساتھ آنے والے سپاہیوں نے تھوڑی ہی دیر میں خوشی محمد کی مدد سے صفیہ کی مدفن لاش برآمد کر لی۔ لاش میں گلنے سڑنے کا عمل جاری ہو چکا تھا اور بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے تھے۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر خوشی محمد بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا۔ میں نے اس کو ایک زوردار جھاپڑ رسید کرتے ہوئے سوال کیا، خوشی محمد، تم نے مجھ سے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ تمہارے پاس ایک رات قیام کرنے کے بعد سرینا اور ساجی ایک ساتھ رخصت ہو گئے تھے؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے معصومیت سے بولا، جناب، صبح جب میری آنکھ کھولی تو دونوں ہی غائب تھے۔ ان کا گھوڑا بھی احاطے میں موجود نہیں تھا۔ میں یہی سمجھا کہ وہ مجھے بتائے بغیر ہی چلے گئے ہیں۔ رب دی سو، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ یہ میری نہ سمجھی تھی یا سمجھ کا پھیر کہ میں اپنی بات پوری طرح آپ پر واضح نہ کر سکا۔ میں اسے گھور کر رہ گیا۔ اس سے زیادہ میں اس کے ساتھ اور کیا کر سکتا تھا؟ ویسے ایک بات کا مجھے یقین آ گیا تھا کہ اس کے دیدہ دانستہ مجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ وہ واقعی بہت بھولا تھا۔ وہ تو ساجی کی سنائی ہوئی کہانی پر بھی ایمان لے آیا تھا کہ صفیہ ساجی کی منقوہہ تھی اور اس پر بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے۔ اب اس کیس میں میرے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں مخفیہ صفیہ کو زندہ سلامت برآمد تو نہیں کر سکا تھا، لیکن سجاول عرف ساجی کو گرفتار کر کے میں نے اپنے محکمے کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ دوسرے روز میں خود بنفس نفیس ساجی کو لے کر اپنے افسران بالا کے پاس پہنچا اور انہیں اپنی تازہ ترین کارگزاری کے بارے میں بتایا۔ اس کارنامے پر مجھے خصوصی میڈل اور امتیازی ترقی سے نوازا گیا۔ خدا گواہ ہے، اس ترقی اور میڈل کی مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنا ہم معصوم صفیہ کے رائگاں جانے کا ہوا تھا۔ کاش ہمارا معاشرہ ساجی جیسے نامرادوں سے پاک ہو جائے، اے کاش۔ کہانی کے اختتام پر ایک دفعہ پھر آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ایز اے نیو یوٹیوبر ہماری سپورٹ کریں۔ شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی سنسنی خیز کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔